हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि आज अपन बात कर रहे हैं इडेफिक फैक्टर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एबायोटिक फैक्टर हैं, जो अजैव कारक हैं, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी एबायोटिक फैक्टर में 3 श्रेणियां सम्मिलित थी। फर्स्ट आपका था क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, जहां अपन ने सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान, वाटर, जल और लाइट को लिया। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कि सेकंड नंबर पे आपका होता है इडेफिक फैक्टर। और इडेफिक फैक्टर मर्दीय कारक, फैक्टर रिलेटेड टू द सॉइल, कि जो मृदा से संबंधित कारक हैं वो इडेफिक फैक्टर होते हैं। और इसी में मान लो या फिर अपन एक एक्स्ट्रा अपन बात करते हैं टॉपोग्राफी, स्थलाकृति कारक। तो जो टॉपोग्राफी होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, टॉपोग्राफी की अपन बात करते हैं तो फैक्टर फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक रिलेटेड टू स्लोप, जो ढलान है, एल्टीट्यूड ऊंचाई है, या फिर अपन बात करें कि कुछ और फिजिकल फैक्टर जो मृदा की सतह या मृदा की सतही व्यवहार से कंसर्न होते हैं। यानी अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एल्टीट्यूड अदर कंसर्न विद सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ, सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ। बात को समझ रहे हैं? क्लियर बेटा? तो आप समझ सकते हैं। वैसे अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ें कि जो सजीवों को अपन बात करें उनके आवास में प्रभावित करने वाले जो अजैव कारक थे, जो की एबायोटिक फैक्टर होते हैं, उनमें से अपन 3 पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट। और फोर्थ इंपॉर्टेंट आपका फोर्थ जो इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है वो सॉइल होता है, लेकिन अपन ने इडेफिक फैक्टर में ले लिया। यस बेटा? तो देखिएगा अपन यहां बात करते हैं इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर तो अपन कहते हैं कि फैक्टर्स रिलेटेड टू सॉइल, कि मृदा से संबंधित कारक, यानी बेटा अपन कहें कि मर्दीय कारक। क्लियर बेटा? मर्दीय कारक, सॉरी, यस बेटा। तो अब देखिएगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अपन बात करें तो जो फोर्थ फैक्टर है सॉइल एंड मृदा, उसका अपन स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। यस बेटा? तो देखिएगा सबसे पहले अपन कहते हैं बेटा कि यहां पर देखिएगा कि सॉइल, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपन लिखते हैं कि इडेफोलॉजी, यस बेटा, और पीडोलॉजी। क्लियर बेटा? तो इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी, यानी आप जानते हैं बेटा कि ये क्या है, सॉयल साइंस, मृदा विज्ञान, सॉयल साइंस, मृदा विज्ञान। यानी इसके अंदर आप जानते हो कि स्टडी ऑफ सॉयल। यस बेटा? यानी मृदा या मर्दीय कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा यहां मैंने 2 वर्ड लिए, इडेफोलॉजी, यहां देखिएगा मैंने 2 टर्म ली। सॉरी बेटा, फर्स्ट इज इडेफोलॉजी एंड सेकंड इज पीडोलॉजी। देखिए बेटा, आपने अब तक जैसे अदर जो एबायोटिक फैक्टर पढ़े, टेम्परेचर पढ़ा, वाटर पढ़ा और आप जानते लाइट पढ़ा, तो उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इंपैक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, उनका प्रभाव क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो वही यहां पर है, ये जो इडेफोलॉजी टर्म अपने ली कि सॉइल जो मृदा है, इसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो संगठन है या इसका टेक्सचर है, बनावट है, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, सजीवों पर उसका इंपैक्ट क्या है। तो इंपैक्ट के लिए अपन ने यूज किया है इडेफोलॉजी एंड पीडोलॉजी सॉइल साइंस। यानी इन मर्दीय कारकों से संबंधित जो आपका साइंस है, विज्ञान है, दैट इज पीडोलॉजी, यानी सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा? फिर देखिएगा अपन यहां नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं कि पीडोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए बेटा अपन बात करते हैं पीडोजेनेसिस।
पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस का मीन क्या है बेटा, यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो पीडोजेनेसिस का मीन क्या होता है बेटा, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यस बेटा, यानी मृदा निर्माण का जो प्रक्रम है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी सॉइल कैसे बना, इसके निर्माण का जो प्रक्रिया है वो आपका कहलाता है पीडोजेनेसिस। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन यहां पर करते हैं। अब देखिएगा कि जो ये सॉइल है, मृदा है, मृदा सॉइल चट्टानों है ना बेटा, जो रॉक होती हैं, रॉक्स, चट्टानों के लगातार अपक्षय, जो विदरिंग होती है। यस बेटा, तो जो मृदा है सॉइल, अपन यहां पर कहेंगे कि सॉइल का निर्माण, सॉइल का निर्माण चट्टानों के लगातार अपक्षय से, लगातार विदरिंग से हुआ है। यस बेटा, क्लियर बेटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह दूं कि ये पीडोजेनेसिस का मीन हो गया प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण का प्रक्रम। और मृदा सॉइल का निर्माण चट्टानों, रॉक्स के लगातार अपक्षय से, विदरिंग से हुआ है। जैसे बेटा आप सोशल साइंस के अंदर लोअर क्लासेज में आपने स्टडी किया होगा कि जैसे अपन अर्थ के अगर अंदर के पार्ट अपन दें, तो जैसे आप समझ सकते हो अर्थ क्रस्ट, भूपर्टी जो अपर मोस्ट होता है, फिर अपन जैसे मिडिल पार्ट पे जाते हैं, और फिर अपन कोर पार्ट पे जाते हैं, बहुत डेप्थ पे, बहुत सारे किलोमीटर डेप्थ पे अपन जाते हैं। मैग्मा आपने पढ़ा होगा कि वहां मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सब कुछ लिक्विड फॉर्म में है। जैसे एक टेम्परेचर की रेंज होती है ना 1000 डिग्री से आगे, जहां जैसे आपका जो आयरन है, लो है, वो भी मतलब पिघला हो, तो आप जानते हो कि कोर पार्ट होता है, इनर मोस्ट कोर पार्ट जो होता है, निफ्फे, सियाल सीमा निफ्फे अपन बोलते हैं, तो वहां सब कुछ लिक्विड फॉर्म में है। मैग्मा, ऐसा वर्ड सुना होगा आपने, मैग्मा रे। जब आप जानते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, फटता है, तो नीचे से वो मैग्मा, वहीं से आपका लिक्विड बाहर निकलता है, लावा। वो इतना गर्म होता है, उसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कुछ भी मेटल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी वो पिघल जाएगा सब कुछ। तो आप जानते हैं आग्नेयस रॉक, जो आग्नेय चट्टाने, ऐसे पृथ्वी आवर में चट्टाने ये आई थी। और बेटा आप समझ सकते हो कि एक टाइम था कि अर्थ के ऊपर ओनली एंड ओनली नेक्ड बेर रॉक थी, नग्न चट्टाने चट्टाने थी। आप समझ रहे हैं, कोई भी लिविंग वेजिटेशन भी नहीं था, वनस्पति भी नहीं थी, तो एनिमल कहां से आएगा। फिर आप समझ सकते हो बेटा कि जहां जो बेर रॉक थी वहां पर क्लाइमेटिक चेंजेज हुए, कैसे थोड़ी बहुत नमी आई, और आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले इन नग्न चट्टानों पे लाइकेन समेत समस्त मोस, ये आपको डाइवर्सिटी में बताया कि लाइकेन समेत समस्त मोस ने इन नग्न चट्टानों पे इन्वेजन किया, आक्रमण किया। उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल इन पे सिक्रेट किए, है ना। अब कार्बनिक अम्ल सिक्रेट किए तो इन चट्टानों की ऊपरी परत का थोड़ा विघटन हुआ, विदरिंग हुई थोड़ी। आप समझ सकते हैं कि जैसे ये ऐसे एकदम बेर रॉक थी, तो जैसे ही आप जानते हो कि ऐसे ये रॉक्स आपस में बिल्कुल इस फॉर्म में थी। अब जैसे कार्बनिक सिक्रेट किए तो थोड़ा थोड़ा ऊपरी लेयर का आप जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, विदरिंग हुआ। अब विदरिंग के साथ और क्या हुआ, इन लाइकेन की या मोस की लाइकेन की डेथ हुई, लाइकेन की मृत्यु हुई, तो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें मिक्स हुआ। ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हुआ तो आप समझ सकते हैं कि डिकम्पोजर, जीवाणु कवक, अपघटक आ गए, उन्होंने डिकम्पोजिशन किया डेड ऑर्गेनिक मैटर का, मृत कार्बनिक पदार्थों का, तो थोड़े थोड़े मिनरल इनमें मिक्स होने लग गए। बात को समझे। फिर मोस ने एक डेंस मैट, आप जानते हैं एक सघन परत फैल जाती है, फिर मोस की भी डेथ हुई तो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा, तो मिनरल का फॉर्मेशन भी और बढ़ा। ऐसे करते करते ग्रास आ गई, है ना। ये अपन सारा आप स्टडी करेंगे सक्सेशन में। तो ग्रास के पार्ट बहुत ब्रेक होकर गिरते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ा और ह्यूमस कंटेंट आया, तो ऐसे ऐसे सॉइल बना। क्या बना, सॉइल। तो अपन ये जो सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जो मृदा निर्माण का जो प्रक्रम होता है, उसको अपन बोलते हैं पीडोजेनेसिस। और अपन एक लाइन यहां बता दी, फिर आगे और बताएंगे कि मृदा सॉइल का निर्माण चट्टानों, रॉक्स के लगातार अपक्षय प्रक्रम यानी विदरिंग प्रोसेस अपक्षय से हुआ है। यस बेटा, क्लियर। अब आप समझ सकते हो बेटा, देखो कि अपन क्या कहेंगे
कि पीडोजेनेसिस, ये जो मैंने आपको बताया कि नग्न चट्टानों पे लाइकेन आई, लाइकेन समेत समस्त मॉस, उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई कि आगे स्थलीय उच्च पादप आ सके, फिर ग्रास, हर्ब, फिर सर्ब, ऐसे ट्री। और अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिटी का, एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, अभिलक्षण लक्षण, बायोटिक सक्सेशन, जैविक अनुक्रमण। उसमें ये पूरी स्टेजेस अपन बताएंगे कि जीरो सिरे या ये सारी चीजें कैसे हुई। यस बेटा। अब आप जानते हो कि पीडोजेनेसिस, अपन यहां बोलेंगे कि बेटा पीडोजेनेसिस एक अत्यंत धीमा प्रक्रम है ना। ये पीडोजेनेसिस जो प्रोसेस है बहुत धीमा है, हजारों वर्षों का ये प्रोसेस है। यस बेटा। अपन कहते हैं कि 1 इंच मृदा के निर्माण में, 1 इंच ओनली, है ना बेटा, 1 इंच मृदा के निर्माण में 500 से 1000 वर्ष लग जाते हैं। बात को आप समझ रहे हैं? क्लियर बेटा। अब देखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि रियल में, पहले मैं बताता हूं कि सॉइल है क्या। यस बेटा। तो देखिएगा कि जो सॉइल है, मृदा है, मृदा वो कैसे बनी और पौधों के लिए क्या चीज होती है, और रियली में मृदा अपर्दन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम आपको यहां पर क्लियर करेंगे। यस बेटा। तो देखिए सॉइल, मृदा, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं कि भाई इस पेन से अपन आपको लिख दें बेटा कि सॉइल, मृदा, ये क्या है। तो अपन क्या कहेंगे बेटा, आप समझ सकते हो कि यह भूपरटी, प्रॉपर्टी जो आपकी होती है अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी परत है। यस बेटा, अपर मोस्ट लेयर है। और अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहें बेटा कि भूपरटी अर्थ क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है। क्लियर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने करूं। यस बेटा, कि जो मतलब कार्बनिक पदार्थों या खनिजों का मिश्रण रखती है, जो कार्बनिक पदार्थों या खनिजों का मिश्रण रखती है। यस बेटा। या सीधी सी बात आपके सामने कहें देखो कि सॉइल रियली में जो अपर अर्थ क्रस्ट है, अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, भूपरटी की जो अपरमोस्ट लेयर है, और पौधों की वृद्धि के लिए कैसे उपयुक्त है, ये सारी बातें मैं आपके सामने करूंगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि सीधी सी बात है, क्लियर बेटा, कि यह खनिज कणों, देखो खनिज कणों यानी मिनरल पार्टिकल्स, यस बेटा, यह खनिज कणों, कार्बनिक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मैटर, यस बेटा, यह खनिज कणों, कार्बनिक पदार्थों, मृदा जल, सॉइल वाटर, मृदा वायु, सॉइल एयर व मृदा सूक्ष्म जीवों, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक जटिल मिश्रण है। यस बेटा। तो अपन कहें कि इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट और विच हैविंग, आप समझ सकते हैं बेटा कि मिनरल या मिक्सर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल इज कॉल्ड सॉइल, और इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, यस बेटा, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर वाटर एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यानी अपन ने कहा कि यह खनिज कणों, कार्बनिक पदार्थों, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा सूक्ष्म जीवों का एक जटिल मिश्रण है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है। यस बेटा। तो देखिएगा कि जो अपन अर्थ क्रस्ट की जो चट्टानों के अपक्षय से ही बन गई, वरना एक टाइम था कि नग्न चट्टान थी, नग्न पत्थर थे, कुछ भी नहीं था। यस बेटा। तो ये कैसे अपन बात रही कि प्रोसेसिंग से ये कैसे डेवलप हो गई, तो आप जानते हैं कि फिर ये जो अपर क्रस्ट है तो ये खनिज कणों, कार्बनिक पदार्थों, ऑर्गेनिक मैटर, मृदा जल, मृदा वायु और मृदा सूक्ष्म जीवों का एक जटिल मिश्रण है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है। बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अपन बात करते हैं कि देखो मिनरल का, इनका तो भी जैसे सबसे पहले वो लाइकेन, मोसायर नग्न चट्टानों पे आक्रमण किया, फिर उनकी खुद की डेथ हुई तो ऑर्गेनिक मैटर आ गया, फिर डिकम्पोज ने डिकम्पोज किया तो इनऑर्गेनिक या मिनरल्स के फॉर्म में। बात को समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे फाइन पार्टिकल ह्यूमस कंटेन हुआ तो वाटर होल्ड या वाटर भी आया, वाटर एयर भी, परकोलेशन एयर भी आया, है ना। तो ये सारी बातें। यस बेटा। और जनरली देखो अपन बात करते हैं कि जो सॉइल कंपोजिशन होता है, मृदा का जो संगठन होता है, उसमें अपन बात करते हैं बेटा कि देखो सॉइल कंपोजिशन, जो मृदा का संगठन है, यस बेटा, मृदा संगठन, तो सॉइल कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं मिनरल कंपोजिशन या मिनरल्स, जो मिनरल पार्टिकल्स हैं। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि मिनरल पार्टिकल्स या जो खनिज, अकार्बनिक खनिज हैं, मिनरल पार्टिकल्स, तो मिनरल पार्टिकल्स का वहां पे जो परसेंटेज रेशियो होता है 40 से 45% आपका होता है। क्लियर? और उसके पश्चात अपन बात करते हैं जैसे सॉलिड फॉर्म में है, उसके पश्चात अपन बात करते हैं जैसे सॉइल वाटर, या अपन पहले बात करते हैं सॉइल एयर। तो सॉइल एयर आपका होता है 25%। मेनली वहां पर क्या होती है? ऑक्सीजन। यस, सॉइल एयर में। फिर आप कहते हो सॉइल वाटर, तो सॉइल वाटर भी आप समझ सकते हैं कि कितना 20-25%। तो 25% अपन ले लेते हैं। क्लियर? और अपन बात करते हैं बेटा कि जो 5 से 10% है सॉइल कंपोजिशन में, जो 5 से 10% है वो अपन बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मैटर आपका होता है। यस बेटा। यानी 40-45% मिनरल है, 25% एयर है, 25% वाटर है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आपका आ जाता है। तो फिर अपन यहां बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो ही गया। क्लियर? और फिर अपन इंपॉर्टेंट वे में यहां बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर जो 5 से 10% है, लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो परसेंटेज है वो वेरी करता रहता है। इसमें अब आप जानते हो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो जिनकी प्लांट या एनिमल जिनकी डेथ हो गई तो उनका ही तो डिकम्पोजिशन के सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आप समझ सकते हो कि 5 से 10% ऑर्गेनिक मैटर आपका है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये आपके सामने क्या आ गया? सॉइल का कंपोजिशन आ गया। यस बेटा। तो ये आपके सामने बिल्कुल अपन ने आपको क्या बता दिया बेटा? सॉइल का कंपोजिशन। यस। अब देखिएगा बेटा कि कोई भी प्लेस है, तो कोई भी स्थान है, वहां का सॉइल किस पे डिपेंड करता है। यस बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अपन बात बताएंगे कि देखो किसी स्थान की मृदा 2 कारकों पर निर्भर करती है। या जैसे अपन कहें कि ये जो पीडोजेनेसिस है, पीडोजेनेसिस कितने मतलब पीडोजेनेसिस यानी मृदा निर्माण की प्रक्रम, तो ये आप समझ सकते हो कि कितने स्टेप्स को इंक्लूड करता है। ये आप समझ सकते हो कि जैसे किसी भी स्थान की मृदा तो डिपेंड करेगी उस स्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उस स्थान की जलवायु क्या है। फिर आप जानते हो कि विदरिंग प्रोसेस, यानी इसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, विदरिंग प्रोसेस कैसा है, और अपन कहेंगे विदरिंग प्रोसेस है, उसके बाद ह्यूमिनिफिकेशन है। यस बेटा। और फिर जो लेयरिंग होती है, उसकी लेयरिंग की बातें आपकी आती है। लेकिन अपन यहाँ जो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और वो सीधी सी बात अपन करते हैं कि देखो अपन ऐसे कहते हैं कि किसी भी प्लेस, किसी भी स्थान की मृदा, आप जानते हो कि क्योंकि प्लेस टू प्लेस, स्थान से स्थान, आप जानते हो कि सॉइल का जो कंपोजिशन है थोड़ा बहुत वेरी करता है, उसका टेक्सचर भी, बनावट जो है वो भी वेरी करती है। यस बेटा। तो ध्यान दीजिए, किसी स्थान की मृदा 2 कारकों पर, 2 फैक्टर पर मेनली डिपेंड करती है, 2 कारकों पर निर्भर करती है, तो बेटा देखिएगा किसी स्थान की मृदा 2 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं उस स्थान
उस स्थान की जलवायु, जो जलवायु परिस्थितियां हैं, यानी उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन। यस बेटा। अब क्लाइमेटिक कंडीशन का मीनिंग हो गया बेटा कि वहां की जलवायु कैसी है, भाई ड्राई हो सकती है, शुष्क हो सकती है, आवाज वेट एंड नम हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है वहां पर, तो वो हॉट हो सकती है, गर्म जलवायु हो सकती है, उष्ण हो सकती है, या आप जानते हो कि बेटा शीत हो सकती है, बात को समझे, तो कोल्ड हो सकती है, तो उस स्थान की जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन। एंड सेकंड आपका होता है विदरिंग प्रोसेस। विदरिंग प्रोसेस का मीन होता है अपक्षय प्रक्रम। अपक्षय प्रक्रम, यस बेटा। यानी जो भी अपन बात करते हैं कि विदरिंग प्रोसेस है, या अपन कहें कि अपन कहते हैं ना कि बेटा देखो द नेचर, प्रकृति और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी मतलब मृदा की प्रकृति और मृदा के गुण स्थान से स्थान वेरी करते हैं, है ना, वेरी प्लेस टू प्लेस। सॉइल टाइप और इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मृदा का प्रकार और उसके अभिलाक्षण लक्षण डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र की जलवायु। विदरिंग प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। विदरिंग प्रोसेस, और इसमें अपन कहेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, और उसके विकास का प्रक्रम, कि वो कैसे विकसित हुई है, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, इस पे आपका डिपेंड करता है। बात को समझ रहे हैं? क्लियर बेटा। अब आप जानते हो कि जैसे पीडोजेनेसिस के अंदर जो सोइल फॉर्मेशन, उसमें इंक्लूड आपका होगा जैसे विदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ह्यूमिनिफिकेशन आपका होगा, ह्यूमसीकरण आपका होगा। यस बेटा। अब देखो सीधी सी बात है कि विदरिंग प्रोसेस का मीन क्या होता है। यस बेटा। तो विदरिंग प्रोसेस का मीन क्या होता है, यहां पर अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या है विदरिंग प्रोसेस। विदरिंग प्रोसेस यानी अपक्षय प्रक्रम। यस बेटा। तो तुम भी जानते हो अपक्षय क्या होता है, कि जो नग्न चट्टान या रॉक है वो टूटकर फाइन पार्टिकल, महीन कणों में बदल जाए। यस बेटा। जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, विदरिंग प्रोसेस। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि मृदा का निर्माण चट्टानों के विदरिंग से होता है, और आप समझ सकते हैं चट्टानों के टूटने से होता है, इसे आप विदरिंग कहते हैं। तो आप क्या कहते हो बेटा कि देखो चट्टानों का महीन कणों में टूटना विदरिंग प्रोसेस कहलाता है। यस बेटा। द ब्रेक डाउन ऑफ बेयर रॉक या द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन फाइन पार्टिकल्स, चट्टानों का महीन कणों के अंदर टूटना, यह आपका क्या कहलाता है, विदरिंग प्रोसेस कहलाता है। विदरिंग प्रोसेस। यस बेटा। ये तो विदरिंग प्रोसेस है। जो सॉइल के अंदर पार्टिकल मौजूद होते हैं, फाइन पार्टिकल, महीन कण, उनके अंदर ब्रेक डाउन होना, यही तो विदरिंग प्रोसेस है। यस बेटा। अब देखो कि जो ब्रेकडाउन है, ये जो विदरिंग है, यस बेटा, तो ये निम्न तरीकों से हो सकती है, फॉलोइंग मेथड्स, है ना। तो जो विदरिंग प्रक्रम है, मैं अपन बात करें कि ड्यू टू द फॉलोइंग मेथड, है ना। तो अपन ऐसे कहेंगे कि विदरिंग प्रोसेस निम्नलिखित विधियों से हो सकती है। यस बेटा। तो देखिएगा कि फर्स्ट तो आपकी है, नॉर्मल आप समझ जाएंगे, फिजिकल विदरिंग। फिजिकल विदरिंग यानी बेटा अपन कहेंगे भौतिक अपक्षय। समझ जाओगे आप। देखो किसी भी स्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें रोल करती है फिजिकल विदरिंग में, तो दिमाग लगा दीजिए अल्टरनेट, एकांतरित रूप से। भाई देखो कभी अल्टरनेट, कभी हॉट है, गर्म है, कभी ठंड है। अब जैसे ये पत्थर है या नग्न चट्टान है, तो जब हॉटनेस बढ़े, गर्मी बढ़े, तो उसमें प्रसार होगा, थर्मल एक्सपेंशन, और एकदम फिर ठंड पड़े
तो आप जानते हैं कि उसमें सिकुड़न होगा। उस समय आप जानते हो कि आप अच्छे जानते हो कि ये उसमें प्रसार होता है या सिकुड़न होता है तो वहां दरार पड़ जाएगी पत्थर के अंदर। तो ये फिजिकल विदरिंग है। तो सीधी सी बात करेंगे, जो फिजिकल विदरिंग है ये किसके कारण होती है? अल्टरनेट हीटिंग कूलिंग, अल्टरनेट एकांतर रूप से हीटिंग हो कूलिंग हो, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, है ना, अल्टरनेट वेटिंग गीलापन, फिर सूखापन, शुष्क होना या नम होना, है ना। ऐसे ही फ्रॉस्ट, जैसे कभी कभी बर्फबारी हो जाए। क्लियर, बात को समझ रहे हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जैसे फ्रॉस्ट है, स्नो हो जाए, या रेन बरसात हो जाती है, या विंड हवा चल रही है, तो ये सारे कारण किसके होते हैं? फिजिकल विदरिंग के। किसके होते हैं बेटा? फिजिकल विदरिंग, है ना बेटा। अल्टरनेट इफेक्ट ऑफ हॉटनेस है, कोल्डनेस है, या ड्राइंग कंडीशन है, वेटिंग है, ये सब किस में आते हैं? फिजिकल विदरिंग। फिजिकल विदरिंग, समझ गए। दूसरा आपका क्या होता है बेटा, यहीं पे आपको समझा दूं मैं कि केमिकल विदरिंग। केमिकल विदरिंग, रासायनिक पक्ष। तो देखिएगा कि जो रासायनिक अपक्ष है, केमिकल विदरिंग है, इसमें आप जानते हो कि इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये किसको सम्मिलित करता है? जैसे कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, यह मेनली तो ऑक्सीडेशन व रिडक्शन को सम्मिलित करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सम्मिलित करता है, यस बेटा। इसके अलावा भी कई प्रक्रम मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कई प्रक्रम, जैसे कि अपन बात कर रहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोनेशन हो जाए, सोलुबलाइजेशन हो जाए, या कोई केमिकल रिएक्शन से ब्रेक हो चट्टान, तो वो आप जानते हो केमिकल विदरिंग होगी। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, और वो आपका है बायोलॉजिकल विदरिंग। क्या है बताओ? बायोलॉजिकल विदरिंग, जैविक अपक्षय प्रक्रम। तो बायोलॉजिकल विदरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बायोलॉजिकल विदरिंग है, तो अपन कहते हैं ना कि भाई इट अकर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लाइकेन मॉस, कि सबसे पहले नग्न चट्टानों पे मूल अन्वेषक, पाइनियर कम्युनिटी, जो प्राथमिक समुदाय के रूप में सबसे पहले कौन आए थे? लाइकेन समेत समस्त मॉस। क्लियर। तो आप जानते हैं कि इट अकर ड्यू टू किसके कारण? लाइकेन मॉस, यस। तो आपने कहा था ना लाइकेन मॉसेज, यानी सबसे पहले लाइकेन पाइनियर के रूप में आए। इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल सिक्रेट किए, जिससे चट्टान की ऊपरी परत का थोड़ा विघटन हुआ, फिर खुद की डेथ हुई, तो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा, ह्यूमिनिफिकेशन जिसको कहते हैं अपन, और धीरे धीरे फिर जो डिकम्पोजर होते हैं, माइक्रोब, फंजाई और बैक्टीरिया, उन्होंने फिर इन डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स उसमें रिलीज हुए और मिनरल कंटेंट बढ़ा। तो ये आप समझ सकते हो कि आपकी क्या होती है? बायोलॉजिकल विदरिंग। इट अकर ड्यू टू लाइकेन मोसेज, या एक्टिविटी ऑफ लाइकेन मोसेज अकर ड्यू टू, अपन इसको ऐसे लिखें, एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी ऑफ लाइकेन एंड मोसेज। तो ओनली ये तो विदरिंग हुआ, एक बार के लिए तो विदरिंग, यस बेटा। तो देखो पीडोजेनेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रोसेस होती है भाई, मर्दा, किसी स्थान की मर्दा वो तो बन गई है ना, अब किसी स्थान की मर्दा बन गई, उसमें तो उसी स्थान की जलवायु और विदरिंग प्रोसेस है। अब आप समझ सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। अब पीडोजेनेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो विदरिंग प्रोसेस होती है। यहां अगर अपन पीडोजेनेसिस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होती है? विदरिंग। एक बार तो चट्टान का ब्रेकडाउन तो होना चाहिए फाइन पार्टिकल, महीन कणों के अंदर, वो टूटनी तो चाहिए, है ना। उसके पश्चात आप जानते हो कि उसके अंदर जो मिनरल कंपोजिशन कैसे है, तो आप जानते हो कि जो भी लाइकेन मोस आएंगे उनकी डेथ होगी, फिर अगली कम्युनिटी आएगी तो खुद की भी तो डेथ होती जाएगी, तो ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोजिशन करते रहेंगे, तो आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक कंटेंट या मिनरल्स वहां बढ़ते जाएंगे। तो वही आप जानते हो कि जब अपर-मोस्ट लेयर में जब चट्टान का अपक्षय होकर विदरिंग होने के बाद छोटे छोटे कणों के अंदर फिर ह्यूमस कंटेंट आ जाए, तो वो आपकी क्या बन जाएगी? सॉइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सॉइल। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन ने लिखी, समझ गए। तो ये आपका हो गया क्या? विदरिंग प्रोसेस। यस बेटा। फिर आप जानते हो ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है, कि जो विदर्ड रॉक हैं, जो अपक्षित चट्टानें हैं, उनके अंदर ह्यूमस की एडिंग, यानी ह्यूमस उनमें सम्मिलित और हो जाए, है ना, ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस का एडिशन। फिर ह्यूमिनिफिकेशन बहुत जरूरी है ना बेटा।
बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए, है ना। फिर आप जानते हो कि जो ह्यूमस है उसका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा तो सॉइल के अंदर मिनरल्स आएंगे, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। यस बेटा, तो ये आपकी हो गई बायोलॉजिकल विदरिंग, समझ गए। तो विदरिंग प्रोसेस आप समझ गए, ठीक है। अब आप देखो, अपन बात करते हैं बेटा कि देखो ये जो विदरिंग प्रोसेस होती है या सॉइल का निर्माण जहां पर होता है ना। अब आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन बोलते हैं कि मृदा के निर्माण के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। निर्माण जहां पे हुआ है तो फिर इसके दो टाइप अपन बोल देते हैं। तो अपन वो पहले अपन बोल देते हैं कि कौन कौन से प्रकार आपके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये लो जी, पीडोजेनेसिस मान लो हो गया। अब देखो बहुत अच्छी बात, वो मैं आपको समझा देता हूं बेटा। यस, तो देखिएगा मृदा निर्माण के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा लिख रखा है, और एक एक वर्ड को अपन क्लियर करें बेटा एनसीईआरटी के। मृदा निर्माण के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। सही, तो देखिएगा एक तो आपका क्या टाइप होता है, एक टाइप तो आपका होता है बेटा सेडिमेंट्री सॉइल, ये इसको अपन बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल, यानी अवसादी मृदा, यही पेपर कहते हैं। सही, अवसादी मृदा। तो ध्यान से इतना सा समझ लें आप कि जब विदरिंग प्रोसेस से निर्मित मृदा अपने निर्माण स्थल पे रहे, कि जहां विदरिंग हुआ है वहीं रहे। यस, तो आप क्या कहोगे, जब विदरिंग प्रोसेस से निर्मित मृदा अपने निर्माण स्थल पर ही रहे, निर्माण स्थल पर ही रहे। अब भाई जहां विदरिंग हुई है वहीं रहे, मूल नेटिव प्लेस पे, मूल स्थान पे ही रहे, तो क्या होगी, सेडिमेंट्री होगी, रेजिडुअल सॉइल होगी, बस खत्म बात। दूसरी आपकी क्या होती है बेटा कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, स्थानांतरित मृदा। यस, आप शब्द से समझो स्थानांतरित, कि विदरिंग कहीं और हो और पीडोजेनेसिस कहीं और हो। यस बेटा, यानी चट्टान टूटे कहीं और, फिर आप जानते हैं कि वो वहां से तो उड़ के या वाटर के थ्रू चली जाए, और फिर और उसमें मिनरल ऐड कहीं और हो, यानी पीडोजेनेसिस कहीं और हो। तो सीधी सी बात अपन बात करते हैं कि भाई जब अपन कहें जब किसी मृदा का विदरिंग प्रक्रम किसी अन्य स्थान पे हो और जलीय वायु आदि के माध्यम से वो दूसरे स्थानों पे स्थानांतरित हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहोगे। क्या कहोगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसमें और भी कई टाइप होते हैं, लेकिन दो मेन टाइप में बता देता हूं। जैसे इसके अंदर आपका होता है कि विदरिंग वाले स्थान पे नहीं रहे, तो एक तो आपका होता है जैसे एल्यूवाइल सॉइल। एल्यूवाइल सॉइल क्या होती है, और एक आपका होता है इओलियन सॉइल। यस, तो देखो जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, जल के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो जाए, जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, तो ये आपका क्या हो गया, एल्यूवाइल सॉइल। अब सुनो, चट्टान का क्षरण कहीं और हुआ है, विदरिंग कहीं, चट्टान का ब्रेकडाउन फाइन पार्टिकल में कहीं और हुआ है, वहां से ट्रांसपोर्टेड होगी जल के द्वारा, तो जल के द्वारा भाई तो और फाइन होती गई, और साथ में मिनरल ये भी बहुत अच्छे से आ गए। तो ये जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है ना, ये सबसे उपजाऊ मृदा है, ये उपजाऊ मृदा होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मृदा, बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है। इओलियन सॉइल क्या होती है बेटा कि चट्टान का अपक्षय हुआ, फिर पीडोजेनेसिस और कहीं होगा, तो ये वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। अब वायु के द्वारा केवल पार्टिकली सॉइल पार्टिकली बहते हैं, ठीक है। तो ये वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा, तो ये कम उपजाऊ होती है। वायु के द्वारा स्थानांतरित, आप समझ रहे हो कि बेटा वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा, तो वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा आपकी क्या होती है, इओलियन सॉइल। तो देखो ये आपका होगा सेडिमेंट्री सॉइल और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल, आप समझ गए होंगे भाई। विदरिंग चट्टान जहां ब्रेक डाउन हो, फाइन पार्टिकल में बदले, बस वो वहीं रहे, फिर उसके अंदर जो भी
वनस्पति आती, लाइकेन, मोस आते हैं, फिर वो आते जाएं, उनकी डेथ होती जाए, ऑर्गेनिक मैटर भी वहीं बढ़े, और कंप्लीट पेडोजेनेसिस जहां विदरिंग हुई है उस नेटिव स्थान पे पेडोजेनेसिस यानी पूरा सोयल का फॉर्मेशन हो, तो वो आपकी होती है सेडिमेंट्री सोयल, रेजिडुअल सोयल, अवसादी मृदा। और आप जानते हो विदरिंग कहीं और हो और वहां से अपन बात रहे कि वायु या जल के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाए तो ट्रांसपोर्टेड सोयल, स्थानांतरित मृदा, एल्यूवाइल सोयल, जल के द्वारा बहाकर आएगी मृदा, है ना। जैसे मान तो कि रेन होती है तो थोड़ा बहुत जो चट्टानों का शरण होता है तो वो बहकर नदियों के मुहानों पे मिलती है, तो एल्यूवाइल सोयल, तो जल के द्वारा बहाकर आएगी मृदा, बहुत उपजाऊ मृदा होती है। इओलिन सोयल, वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा। यस बेटा, क्लियर। अब अपन इस टॉपिक को आगे अपन बात करते हैं कि मृदा के जो प्रॉपर्टी होती है, यस बेटा, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, एक होती है ना वाटर होल्ड कैपेसिटी, यानी मृदा में जल धारण की क्षमता, एक उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में एरेशन, वायुवन, पुंजन स्त्रवण, परकोलेशन यानी वातन। तो वो दो बहुत प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उनका संतुलित होना कैसे आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट वे में, तो अपन अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ तो ध्यान दीजिए बेटा। अब अपन दो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर जो मृदा के दो अभिलाक्षणिक लक्षण होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहता हूं कि भाई देखो, एक उपजाऊ मृदा में यानी बेटा अगर फर्टाइल सॉइल होगी, फर्टाइल सॉइल आप भी अच्छे से जानते हैं, फर्टाइल सॉइल होगी जिसमें ह्यूमस अच्छे से, ह्यूमिनिफिकेशन आप जानते हैं कि चट्टान का अपक्षेप होगा, अभी बताया था आपको, उस फाइन पार्टिकल में ब्रेक तो होगी, फिर आप जानते हो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसी को आप ह्यूमस कहेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, फिर वो डिकम्पोज होकर गहरे काले रंग का पदार्थ जब वो बनता है ना तो ह्यूमस, फिर वो धीरे धीरे मिनरल को क्या करता है, रिलीज करता है, मिनरलाइजेशन। तो मिनरल कंटेन यानी सोयल कंपोजिशन, जो मिनरल पार्टिकल का परसेंटेज वो बढ़ता है और वही सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर भी अपन एक और बात कहें कि दो कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, यानी एक उपजाऊ मृदा में, फर्टाइल सॉइल में आप समझ सकते हैं बेटा कि एक तो आपका जो प्रॉपर्टी होता है परकोलेशन यानी आप जानते हो सॉयल एरेशन, जो वातन है, सॉयल एरेशन यानी जो वातन, और ह्यूमस इसको भी, परकोलेशन को, सॉयल एरेशन को बढ़ाता है कि स्पॉन्जी बनाता है, जिससे जड़ें भी पेनेट्रेट कर थोड़ी गहराई पे जाती है आपको उसको भेद कर। तो एक उपजाऊ मृदा में परकोलेशन, सॉयल एरेशन मतलब वातन, तथा एक प्रॉपर्टी आपका जो भी इंपॉर्टेंट और होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता का संतुलित रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी बेटा फर्टाइल सोइल वही होगी जिसमें परकोलेशन, पुंजन, स्त्रवण, यस बेटा, परकोलेशन, सोइल एरेशन, वातन और वाटर होल्ड कैपेसिटी दोनों बैलेंस रूप में उपस्थित हो, यानी उनका बैलेंसिंग फॉर्म में होना अनिवार्य है, तभी आप जानते हो कि वो फर्टाइल सोइल होगी, है ना। इन दोनों का संतुलित रूप से उपस्थित होना क्या बेटा, अनिवार्य है। समझ गए। अब मैं इन दोनों चीजों को आपको समझा देता हूं कि ये परकोलेशन ये क्या होता है। जैसे अपन बात करते हैं परकोलेशन यानी वातन, पुंजन, या ऐसे बोल देते हैं अंतस्त्रवण, जो आप वर्ड दे देते हैं, ये क्या होता है। जैसे बेटा चट्टान का विदरिंग हुआ तो जैसे आप जानते हो ना ये सॉयल पार्टिकल्स हैं, सॉयल पार्टिकल, ठीक है। आप जानते हो ना जैसे मिट्टी के कण बनते हैं तो मिट्टी के कणों के बीच आप जानते हो कि कुछ स्पेस होते हैं जिनको आप कहते हो कैपिलरी, केशिकात्व। मिट्टी के कणों के बीच छोटे छोटे गर्त, जो गर्त होते हैं उनको आप कहते हो कैपिलरिज्म। और आप जानते हो पौधे केवल केशिकात्व जल को ले पाते हैं, तो मिट्टी के कणों के बीच छोटी छोटी स्पेस जहां एयर हो, ऑक्सीजन हो, तभी खनिजों का सक्रिय अवशोषण हो पाएगा। वो तो आपका होता है परकोलेशन, वातन, पुंजन, अंतस्त्रवण, यस, यानी
मिट्टी ये अपन कहते हैं सोयल पार्टिकल्स के बीच छोटे छोटे गर्त हो, तो वो आपके क्या होते हैं, तब आपका क्या होगा, परकोलेशन, एरेशन हो गया। फिर आप जानते हो कि वाटर होल्ड कैपेसिटी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, कि जल की वह अधिकतम से अधिकतम सीमा जिसको मृदा धारण कर सकती है, वह अधिकतम सीमा जो सोयल उसको ले सकती है, धारण कर सकती है। अगर उसे थोड़ा भी जल ज्यादा हो गया तो आप जानते हो वाटर लॉगिंग, जलाक्रांत हो जाएगी। जैसे अपन नहीं कहते कभी कभी इरिगेशन करते, सिंचाई करते हैं, फंवारे का पाइप खुल जाता है तो थोड़ी देर तक पानी चलता, तब तो वाटर होल्ड करती है, सोयल होल्ड करती है, फिर उसकी क्षमता पूरी हो जाती है तो फिर वहां पानी भर के से दलदली सी कंडीशन बन जाती है, तो फसल कमजोर और पड़ जाती है वहां पे, है ना। तो वह अधिकतम सीमा जहां तक पानी को सोयल पार्टिकल होल्ड कर सकते हैं, अगर उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो फिर आप जानते हो वाटर लॉगिंग, जलाक्रांत स्थिति आपकी हो जाएगी। बात को समझे, तो ये आपकी होती है वाटर होल्ड कैपेसिटी। इस बेटा जल धारण क्षमता कि मृदा की ऊपरी परत में जितना जो रासायनिक बंधित जल होता है, केशिकात्व जल होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। हालांकि पौधों के लिए उपयोगी कौन सा होता है, आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके, केशिकात्व जल। यस बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई। अब देखो ये जो दोनों गुण हैं, ये परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये दोनों गुण मृदा संगठन का मीन क्या हो गया, मिनरल कंपोजिशन। मृदा में मिनरल पार्टिकल का परसेंटेज कितना है, समझ रहे हो, ये दोनों गुण मृदा संगठन, मिनरल कंपोजिशन, और आप समझ सकते हो कि ग्रेन साइज यानी मृदा कणों का आकार क्या है, मृदा कणों का आकार यानी बेटा क्या, ग्रेन साइज, यानी अपन कहें सीधी सी बात कि सॉयल टेक्सचर, उसकी बनावट कैसी है, सॉयल टेक्सचर का मतलब बनावट, यानी ग्रेन साइज, कणों का आकार। तो ये दोनों गुण मृदा संगठन, मिनरल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, मृदा कणों का आकार, या सॉयल वाटर यानी मृदा जल आदि कारकों पर निर्भर करते हैं। और सीधी सी बात है, मिनरल कंपोजिशन का मीन क्या हो गया कि उस सॉइल के अंदर ह्यूमस का कंटेंट क्या है, ह्यूमस का परसेंट क्या है, उसी पे आ जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करते हैं, परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैं देखिएगा कि आपको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं। जैसे ये मृदा संगठन यानी मिनरल कंपोजिशन तो आएगा, ग्रेन साइज, जैसे बेटा आप अच्छे जानते हो कि सबसे पहले जब अक्षय प्रक्रम होता है, वो ब्रेक होती है चट्टाने, तो ग्रेन साइज जैसे आप जानते हो कि पेबल्स, पत्थर बनते हैं, पहले बजरी बनती है ना मोटी, 2 mm से मोटी, फिर मानते हो बजरी से धीरे धीरे और प्रोसेसिंग हुई, विदरिंग हुई तो बालू, रेत, सैंड बनती है। बात को समझे, तो वो आप जानते हैं कि जो बालू होती है, सैंड, वो आप जानते हो 0.02 mm से 2 mm तक। फिर जानते हो स्लिट बनती है, और ऐसे बनते बनते क्ले, सबसे महीन आकार के कण क्ले, चिकनी मिट्टी क्ले हो जाती है। सही, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि जो कणों का आकार है, ग्रेन साइज है, सॉइल टेक्सचर है, सॉइल कंपोजिशन है, सॉइल वाटर है, ये इन दोनों कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, इनको निर्धारित करते हैं। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि मैं आपके सामने जैसे सैंडी सॉइल की बात करता हूं, बालू जो रेत होती है, या सैंड की बात करता हूं, है ना, सैंड, बालू। अब पौधों के लिए केवल बालू अच्छी क्यों नहीं है, सैंड अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कणों का आकार मोटा है, मोटे मोटे कण है, ग्रेन साइज ज्यादा है। अब ग्रेन साइज ज्यादा है तो बीच में स्पेस, गर्त ज्यादा है, तो एरेशन तो ज्यादा है इसका, एरेशन मतलब सोयल एरेशन या परकोलेशन वो तो आप जानते हो कि ज्यादा है ना। लेकिन वाटर होल्ड कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, है ना। जैसे बिल्कुल जो छर्रा मोटे बालू, मोटे मतलब कण होते हैं, बालू रेत के कण, तो वहां आप जानते हो कि ग्रेन साइज ज्यादा होने से सोयल एरेशन, परकोलेशन तो ज्यादा है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो काम की नहीं। सही।
अगर मैं बात करूं यहां पर केवल क्ले, ये चिकनी मिट्टी क्ले, तो इसकी ग्रेन साइज बहुत महीन है। तो ग्रेन साइज बहुत ज्यादा कम होने से, छोटे छोटे गर्त है ही नहीं, छोटे छोटे गर्त नहीं है, तो आप जानते हो कि सॉयल एरेशन जो वातन है, यानी अपन बात करें बेटा परकोलेशन, तो परकोलेशन यहां बिल्कुल भी नहीं है, सही परकोलेशन नहीं है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो तो जो भी उसको होल्ड ही करेगी, बात को समझ रहे हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये भी काम की नहीं है, क्योंकि एक फर्टाइल सॉइल के लिए जो परकोलेशन एरेशन वातन है, पुंजन है, और वाटर होल्ड कैपेसिटी है, इन दोनों का बैलेंस में होना जरूरी है। ये बहुत अच्छी लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है। अब देखिएगा, पहले तो मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि जैसे बेटा भाई ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग जैसे सोयल पार्टिकल या सोयल का टेक्सचर क्या है, तो देखो जैसे अपन कहते हैं कि सोयल टेक्सचर बनावट, या अपन बात करें कि ग्रेन साइज, तो ग्रेन साइज के आधार पर जैसे अपन इसे बांटते हैं कि आपके सामने ग्रेवल जानते हो, जो ग्रेवल रोड बनती है, बात को समझ रहे हैं। तो जैसे आपके सामने ग्रेवल या फाइन पेबल, थोड़े महीन पत्थर जो बजरी होती है ना, ग्रेवल यानी थोड़े फाइन पेबल्स यानी क्या होते हैं, जो पथरी बजरी सी बनती है ना, नदियों में बजरी आती है, ग्रेवल फाइन पेबल। तो आप जानते हो कि 2 mm से एक तो मोटी होती है बजरी, यस। फिर आप जानते हो कि धीरे धीरे बजरी ऐसे आप जानते हो सैंड में बदले, जो क्वार्ट्ज होती है सैंड होती है, तो सैंड में बदले, तो सैंड का आपका होता है 2 mm से कम होते 2 mm से कम होते 0.02 mm तक, ये सैंड होगी। फिर आप जानते हो इसे बनते बनते स्लिट गाद बनती है, स्लिट गाद, सही। तो आप जानते हो कि इसका और भी कणों का साइज क्या होगा, कम होगा। तो आप समझ सकते हो कि 0.002 से 0.02 mm, यस। या आप जानते हो 0.02 mm से और कम होगा, तो 0.02 mm से कम होकर ये चला जाएगा 0.02 mm तक, सही। और फिर आप जानते हो सबसे महीन आकार किसका होगा, क्ले, जो चिकनी होती है, चिकनी मिट्टी होती है क्ले। तो क्ले तो आप जानते हो लेस देन 0.002 mm, इससे भी और कम 0.002 mm से बहुत कम, तो ये आपकी होगी क्ले, सही। अब देखो बेटा कि इसके आधार पर आपकी जो सोयल टेक्सचर यानी आपकी जो मतलब सोयल के टाइप बनेंगे, जैसे ऐसे टाइप बनेंगे आपके, एक तो सैंडी सोयल बनेगी, सैंडी सोयल बालू रेत, सैंडी सोयल, ये इसमें तो सैंड का परसेंट सबसे ज्यादा होगा, तो एरेशन तो ज्यादा होगा लेकिन वाटर होल्ड कैपेसिटी नहीं होगी। फिर जैसे अपन बात रहे कि एक आपकी जो सॉइल बनेगी वो क्ले सॉइल बनेगी, उसमें आप जानते हो क्ले और स्लिट का परसेंटेज होगा, तो वो भी उसमें होल्ड कैपेसिटी ज्यादा होगी लेकिन एरेशन नहीं होगा। लेकिन एक सॉइल जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है वो आपकी बनती है लॉम सॉइल। लॉम सॉइल का मीन होता है दोमट मिट्टी, और फसल के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ना बेटा, वो दोमट मिट्टी होती है। लोमी सॉइल, लॉम सॉइल होती है दोमट मिट्टी, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है लॉम सॉइल। क्यों होती है बेटा, देखो इसके अंदर 40% तो आपका होता है सैंड, 40% तो क्या होता है सैंड यानी बालू, ये हो गई। और आप समझ सकते हो कि 40% आपका सैंड हो गया और 40% ये आपका स्लिट यानी गाद हो जाता है, स्लिट गाद, देखो ये यहां पर। तो 20% आपका क्या हो जाता है, स्लिट यानी गाद हो जाता है, ठीक है, सॉरी 40% ही, तो 40-40-80 हो गया। और ओनली 20% आपका क्या होता है क्ले, ये चिकनी। तो तीनों का मिश्रण आ गया ना। अब इसके तो पार्टिकल साइज ज्यादा भी हैं, 40% स्लिट होगी और 20% क्ले, तो ये आपकी बनेगी लॉम सॉइल दोमट मिट्टी, जो फसल के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि आप जानते हो इसमें वाटर होल्ड कैपेसिटी और परकोलेशन, इसमें वाटर होल्ड कैपेसिटी व परकोलेशन आप जानते हैं दोनों संतुलित रूप से हैं, दोनों का बैलेंसिंग रूप है, वाटर होल्ड कैपेसिटी और परकोलेशन। तो सबसे बेस्ट सॉइल जो होती है खेती के लिए वो आपकी होती है लॉमी सॉइल, दोमट मिट्टी। क्या होती है बेटा, दोमट मिट्टी, बात को समझ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं उसमें मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और मॉडरेटली पोरस होती है, औसत रूप से ही होल्ड कैपेसिटी होती है और औसत रूप से क्या होती है, पोरस होती है। तो आप जानते हैं कि परकोलेशन और वाटर होल्ड कैपेसिटी दोनों बैलेंस में होती है, किसमें, लोमी सॉइल में या लॉम सॉइल में। तो ये सॉइल सबसे उपजाऊ मृदा है, बात को समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपकी होगी बेटा। अब देखिएगा कि
मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पर शो करना चाह रहा हूं कि देखो, अपन कहें कि भाई किसी स्थान की वनस्पति और फिर उस वनस्पति पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स होता है, यानी फ्लोरा और फोना, तो किसी भी स्थान की वनस्पति उस स्थान की मृदा का जो संगठन है, सॉइल कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन है, इसके अलावा सॉइल टेक्सचर कैसा है, यस, और आप जानते हैं कि इसके साथ अपने जो रिलेटेड फैक्टर बताए टॉपोग्राफी होते हैं बेटा स्थलाकृति कारक। तो टॉपोग्राफी आपकी स्थलाकृति कारक है, मैंने कहा था ना, स्लोप ऑफ द सॉइल, स्लोप क्या, ढलान क्या है, एल्टीट्यूड ऊंचाई कितनी है, पहाड़ है, हिल है या पठार है, यस बेटा। और साथ में आप जानते हो कि जो भी सॉइल सरफेस का जो बिहेवियर ऑफ सॉइल सरफेस से रिलेटेड जो कंसर्न फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है। बात को समझे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसेट लिख रही है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर कि भाई किसी स्थान की वनस्पति तथा जंतु मृदा संगठन, यस बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी स्थान की वनस्पति तथा जंतु, यस बेटा, आप कहते हो कि मेनली तो वेजिटेशन, यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अपन कहते हैं कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल कंपोजिशन है, ग्रेन साइज है, एग्रीगेशन, ये तो डिटरमाइन करते हैं परकोलेशन, वाटर होल्ड कैपेसिटी को। फिर देखो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद पिरामिड सॉइल सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टॉपोग्राफी डिटरमाइन ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एरिया, यानी किसी स्थान की वनस्पति तथा जंतु, स्पेशली वनस्पति का निर्धारण कौन करता है? तो किसी स्थान की वनस्पति और तथा जंतु, है ना बेटा, अपन कहें मृदा संगठन, यस बेटा, आप कहोगे कि मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन, है ना, टेक्सचर मृदा का बनावट, व आप कहोगे अदर फैक्टर, सॉइल पीएच है ना, और भी सॉइल पीएच है, सॉइल वाटर है ना, आप जानते हो बेटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताता हूं, टॉपोग्राफी जो स्थलाकृति कारक है। टॉपोग्राफी आपको बताया था मैंने, टॉपोग्राफी ने स्थलाकृति कारक की, आप समझ जाना कि भाई ढलान है, पहाड़ है, पठार है या प्लेन एरिया, समतल मैदान है, टॉपोग्राफी पर निर्भर करते हैं। और इसी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं बेटा, देखो इसी के साथ अगर अपन कहें ना, जैसे जो जलीय काय होती हैं, यानी जो पेंदे होते हैं, बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं महासागरों के पेंदे पर, तो देखो बेटा कि जो वाटर बॉडीज होती है, इसी के साथ जलकायों यानी वाटर बॉडीज। तो बेटा जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज के पेंदे पर जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेंथिक यानी जो पेंदे पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, बताया था ना, बेंथिक ऑर्गेनिज्म, नितलस्थ प्राणी, बेंथिक ऑर्गेनिज्म के प्रकार भी वहां पर पहुंचने वाले औषधि पदार्थों पर डिपेंड करते हैं, औषधि पदार्थों पर निर्भर करते हैं, यस बेटा, औषधि पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यानी कैसा सेडिमेंटेशन हुआ है, यानी ऊपर से कोई जो भी प्लांट एनिमल डेथ हुई है या कोई भी पार्टिकल नीचे पेंदे के अंदर सेडिमेंटेशन, अवसादन कैसा हुआ है, औषधि पदार्थ की प्रकृति क्या है, उसी पर डिपेंड करते हैं कि वहां पर बेंथिक ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के पाए जाएंगे। यस बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने आपको करवा दी। यस, और इसके पश्चात अपन बात करेंगे, देखो बेटा कि सॉइल प्रोफाइल। यस बेटा, हाँ तो आप देखिए बेटा, सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। तो देखिएगा कि सॉइल प्रोफाइल की सहायता से अपन जो आप समझ सकते हैं बेटा कि सॉइल के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, यानी जो आप जानते हो कि सबसे मुख्य विलाक्षणिक लक्षण हैं, उनका अपन अध्ययन करते हैं। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं कि जो टाइप ऑफ सॉइल प्रोफाइल है वो, यानी टाइप ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका का जो प्रकार होता है वो आप समझ सकते हो कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, उस एरिया की जो जलवायु परिस्थितियां होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने आपको बताया, और वेजिटेशन ऑफ द एरिया, और उस क्षेत्र की वनस्पति पर निर्भर करती है। अब देखिएगा कि क्या होता है सॉइल प्रोफाइल। तो बेटा देखिएगा कि सॉइल प्रोफाइल किसी स्थान की मृदा के वर्टिकल सेक्शन, उदग्र काट
में निम्न स्तर दिखाई देते हैं। और किसी भी स्थान की सॉइल का जो वर्टिकल अपन सेक्शन लें तो उसके अंदर आपके हॉरिजन स्तर दिखाई देते हैं, हॉरिजन स्तर। यस बेटा, हॉरिजॉन यानी स्तर। आप समझ सकते हैं बेटा कि ये जो हॉरिजॉन है, ये जो सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस आप जानते हैं बेटा उसके पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल, यानी आप समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे अपन स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्थान, कोई भी अपन क्षेत्र है, पहले आप जानते हो कि अपन कुआं बनाते थे, सही, और आजकल आप जानते हो जैसे कि पाताल तोड़ कुआं यानी ट्यूबवेल खोदते हैं, सही। या फिर आप हर बच्चा इन चीजों को नहीं देख पाता है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं होता है, तो आप जानते हो कि अपन आजकल जो टॉयलेट का खड्डा खोदते हैं बहुत गहराई तक, बात को समझ रहे हैं, तो उससे अपन समझ सकते हैं। तो देखिए कि सेक्शन तो आपका वर्टिकल होगा, लेकिन उसके अंदर जो हॉरिजन होंगी, जो लेयर्स होंगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल होंगी। यस बेटा, यानी अपन सीधी सी बात कहेंगे कि जो अपन बात करें बेटा कि मोस्ट सॉइल पॉजेज 3-4 हॉरिजन, ए नंबर ऑफ सब हॉरिजन। और ये जो सॉइल हॉरिजन है ना, ये आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेयर है और अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू सॉइल सरफेस। ये मृदा की सतह के आपके जानते हैं पैरेलल है। तो ध्यान दो, जैसे अपन को किसी भी टॉयलेट का अगर गड्ढा बनाना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़े जो घास फूस, जो टूटे हुए साग पत्ती यानी मर्त पादप के अवशेष होते हैं उनको अपन उठाते हैं, जो थोड़ी बहुत भी अपघटित नहीं हुए अभी तक, है ना। फिर आप जानते हैं कि थोड़ा और अपन लेयर करते हैं, थोड़ी बहुत आंशिक अपघटित वो चीजें उठाते हैं। फिर आप जानते हो इसे काली काला लेयर आता है, थोड़ा सा खोदते हैं तो इसे काला काला ह्यूमस कंटेंट आपका लेयर आता है, उसको उठा देते हैं। फिर हटाने के बाद अपन थोड़ी गहराई पे जाते हैं तो बिल्कुल मुलायम मिट्टी आने लग जाती है, चलता रहता है चलता रहता है, और गहराई पे जाते हैं तो फिर पत्थर कंकड़ पत्थर बड़ा आने लग जाता है, सही। और ऐसे अपन बात करें जो पाताल तोड़ को, तो उसमें गहराई पे जाते हैं तो फिर एक आप जानते हो कि चट्टान की रॉक की लेयर आ जाएगी, चट्टान रॉक की लेयर। बात को समझे? तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन केयूपीआई में, केयूपीआई जो एग्जाम होता है या ओलंपियाड एग्जाम होता है उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आया है। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो अगर अपन वर्टिकल सेक्शन ले तो ये होरिजन आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले देखो अपन कॉमन, आप जानते हैं कि 4 होरिजन अपन लेते हैं, जो है ओ, ए, बी, सी और आर, है ना बेटा। जो कॉमन होरिजन है ना वो आपके हैं ओ, ए, बी, सी और आर, ये आपके होते हैं। यस बेटा, जो हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन, ये आपके हॉरिजॉन्टल जो सॉइल सरफेस के पैरेलल। यस, तो सबसे पहले देखिएगा कि यहां पर आपका होता है ओ लेयर। क्या होता है बताओ? ओ लेयर। और आप दिमाग लगा दीजिएगा कि जो ओ लेयर है ये भी 2 में है, O1 और O2। यस बेटा, आप समझ सकते हो, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं ए ओ या AOO, बट ये ओ लेयर होगा। क्या होगा बताओ? ओ लेयर। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि जो ओ लेयर है इसमें आप जानते हो कि पादप और जंतुओं के मृत अवशेष, पादप व जंतुओं के मृत अवशेष, समझ गए? पादप और जंतुओं के मृत अवशेष किसमें होते हैं बेटा? ओ लेयर में। किसमें होते हैं बताओ? ओ लेयर में, पादप और जंतुओं के मृत अवशेष। अच्छा, कोई घास का मैदान हो या फिर जैसे खाली पड़ा प्लॉट है, यहाँ वहाँ घास बरसात में लग गई, फिर जानते हो सर्दी में गर्मी में वो टूट के ऐसे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मृत अवशेष हो जाते हैं, या कोई जंतु कोई जीव मर गया, तो पादप और जंतुओं के मृत अवशेष ये आपकी होती है ओ लेयर। अभी सॉइल स्टार्ट नहीं हुई, जो अपन कचरा जो उठाते हैं ना, लिटर, वो अपन उठाते हैं। अच्छा, इसको भी आपने किसमें बांटा? O1 और मतलब A00, यानी आप समझ सकते हो कि सॉरी ये आपका होता है AOO, सॉरी ये आपका होता है AOO और ये AO, सही। इसको भी अपन ने 2 में बांट दिया। यानी बेटा जो आपका आप समझ सकते हो कि जो O1 होता है यानी A00 वो आपका होता है अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक डेब्रिस, है ना, अनडिकम्पोज यानी अनअपगठित। इसमें तो आपका आ जाएगा अनअपगठित जो मृत अवशेष होते हैं। यस बेटा, अनअपगठित मृत अवशेष, ये तो आपका हो गया क्या? O1 या AO, ठीक है। और ये जो O2 इसमें आंशिक अपगठित, आंशिक अपगठित, है ना बेटा। और देखो अपन ओवरऑल कहें तो पादप और जंतुओं के मृत अवशेष, ये तो आपकी हो गया ओ लेयर। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि ये देखो, ये जो आप जानते हैं कि इसके पश्चात, तो इसमें आपका ये हो गया। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि ओ लेयर, उसके बाद आपका जानते हो ए लेयर आपका आता है, ए लेयर,
जिसको भी A1 और A2 में ए लेयर लिखते हैं। तो देखो ए लेयर आपका क्या होता है, टॉप सॉइल होता है। ये आपका क्या है बेटा, टॉप सॉइल। रियली में सॉइल का जो कंटेंट आप पढ़ते हो ना, 45% मिनरल होते हैं, ह्यूमस, और आप जानते हैं कि एरेशन मतलब ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है, और लिविंग नॉन लिविंग मैटर। टॉप सॉइल यानी आपका होता है ए लेयर। मतलब अपन यहाँ कहें कि ये आपका हो गया टॉप सॉइल यानी ए लेयर। और आप समझ सकते हैं कि जो ए लेयर है वो टॉप सॉइल है, शीर्ष मृदा है। और आप समझ सकते हैं बेटा कि ये ह्यूमस युक्त मृदा है। क्या है बताओ, ह्यूमस युक्त मृदा, ह्यूमस युक्त मृदा है। सही बोलो, यस। फिर आप जानते हो कि वो ऐसे गहरे काले रंग का सा पदार्थ होता है, ह्यूमस कंटेंट, जो सॉइल होती है पादपों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्तम यही होती है ना। और यहीं से मिनरल लेते हैं। फिर पादप की आप जानते हो जड़ थोड़ी गहरा तक यहीं तक आपकी जाती है, क्लियर, ज्यादातर। अब आप समझ सकते हो उसके पश्चात आपका आ जाता है सब सॉइल। सब सॉइल यानी शीर्ष मृदा से जस्ट नीचे। तो ये आपका होता है क्या, बी लेयर। ये क्या होता है बेटा, बी लेयर आपका होता है, क्लियर। जो आप समझ सकते हैं कि सब सॉइल है ना, शीर्ष से जस्ट नीचे। तो ये आपका हो गया बी लेयर। यस बेटा। अब आप समझ सकते हो कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, यस, कि ये जो ए लेयर और बी लेयर है ये प्लांट के लिए सबसे उपयोगी होता है। और ये ए लेयर प्लस बी लेयर, इसको अपन कहते हैं सोलम। और ये लेटिन भाषा, सोलम लेटिन भाषा का शब्द है जिससे आपकी उत्पत्ति हुई थी सोयल की, ये उत्पन्न हुआ था। और पादपों की वृद्धि के लिए, पादपों के लिए सबसे उपयुक्तम ए, उसके पश्चात क्या, बी। यस। फिर आप और गहराई पे जाते हो तो आप जानते हो जैसे कंकड़ पत्थर आने लग जाते हैं, पत्थर के साथ मिट्टी आने लग जाती है, वो अपन बात रहे कि फिर ऐसे मोरिंडा के रूप में अपन बात रहे कि पत्थर के साथ मिट्टी आने लग जाती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, सी लेयर। तो सी लेयर आपकी होती है कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी, कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी, ये आपकी होती है सी लेयर। और ऐसे अगर आप गहराई पे जाते हो तो फिर एकदम बिल्कुल सैल चट्टान आ जाती है, तो ये आपका जो पेरेंट रॉक आ जाती है ना, तो ये आप समझ सकते हो कि आपका होता है पेरेंट रॉक यानी आर लेयर। क्या होता है, आर लेयर। बात को समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि ये सॉइल प्रोफाइल है। और जो अपरमोस्ट लेयर आप भू प्रॉपर्टी की पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो टॉप सॉइल और सब सॉइल, यानी ये आपका यानी ए लेयर और बी लेयर। यस बेटा। तो ह्यूमस युक्त जो शीर्ष मृदा है और बी लेयर आपका जो सब सॉइल है, ये ही आप समझ सकते हो कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्तम है। तो ये आपका होता है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। यस बेटा। तो इसी के साथ आप जानते हो कि सॉइल अपना कंप्लीट हो गया। और अब अपन बात करेंगे कि जो अपने एबायोटिक फैक्टर हैं उनकी जो 3 कैटेगरी है। क्लाइमेटिक फैक्टर कंप्लीट हो गए, टेम्परेचर, वाटर और लाइट। और उसके पश्चात आपके एडेफिक फैक्टर, और एडेफिक फैक्टर में आप जानते हो कि जो सॉइल से रिलेटेड होते हैं, सॉइल हो गई कंप्लीट। और उसके साथ आपको मैंने बता दी टॉपोग्राफी, कि जो समतल मैदान है, हाई एल्टीट्यूड पे कहीं पे पहाड़ है, पठार हैं, तो वो टॉपोग्राफी, स्थलाकृतिक जो सरफेस बिहेवियर ऑफ अर्थ है, वो सारा आपको अपने समझा दिया। अब आप जानते हो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये समय के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेसेस पे बहुत बिल्कुल चेंजेबल होते हैं। तो इन एबायोटिक के प्रति ऑर्गेनिज्म क्या रेस्पॉन्स शो करता है, तो कुछ लाइनें अपन उसकी लेते हैं नेक्स्ट, फिर अपन आगे बात करेंगे रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक कारकों प्रति अनुक्रिया के बेसिस पे जो रेगुलेटर्स होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं, नियामक, समरूपी और आंशिक नियामक, वो सारी बातें करेंगे। तो आप नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो देखिए बेटा, रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, जीवों की अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। यस बेटा। तो अपन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने यहाँ करते हैं। देखिएगा कि देखो जो अलग अलग हैबिटेट है, अलग अलग आवास है, वहाँ की जो एबायोटिक कंडीशंस हैं, यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जो एबायोटिक कंडीशंस हैं, वो आप जानते हैं बेटा कि मे वेरी फ्लैक्चुएट, है ना। मतलब आप जानते हो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो सकती है। जैसे आपने कहा था कि ट्रॉपिकल रेन जो फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर के पास, वहाँ तो मौसम ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगा। यस, ये अपन बताएंगे भी। लेकिन आप समझ सकते हो जो टेम्परेट रीजन होते हैं, टेम्परेट जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, और वहाँ टेम्परेट कोनिफर, वहाँ आप जानते हो कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अचानक बर्फबारी हो गई, फिर आप जानते हो शीतलहर चल गई, ऐसे तो सर्द हवाओं का चलना, तो वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और ऑटम और स्प्रिंग सीजन में भी आप जानते हैं कि वहाँ वेरिएशन होता है। तो वो आप एनाटॉमी में पढ़ते हो ना, जैसे एनुअल रिंग वो आपकी बनती है कि ऑटम वुड बनती है, ऐसे कई चीज़ें स्प्रिंग वुड बनती है। खैर वो तो अलग बातें हैं, लेकिन अपन बात करते हैं बेटा। अब देखो कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन हैबिटेट में रहते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो फ्लैक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करती हैं, वो उनको प्रभावित करती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को। अब आप ध्यान दीजिएगा कि
कुछ स्पीसीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स इवोल्यूशन, कुछ जातियों ने तो ये जो हजारों लाखों वर्षों का जो जैव विकास है उस दौरान अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लिया, यस नियत कर लिया, यानी अंदर के तापमान को और अंदर के शरीर द्रव्य की प्राशन सांद्रता को नियत कर लिया। बाह्य वातावरण कितना भी परिवर्तित हो बट उनका इंटरनल क्या था, कांस्टेंट था। तो वो तो इजी वे में सर्वाइव कर रहे थे हर तरह के एनवायरनमेंट में, वो तो एक वाइड रेंज में टॉलरेंट करने में सक्षम थे, क्योंकि इन्होंने आप समझ सकते हो कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट उन्होंने अपना बाद इवोल्व कर लिया, विकसित कर लिया। और इससे क्या हुआ कि जो उनकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज थी, उपापचय था, जैव रासायनिक क्रियाएं थी, या फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट थे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज थे, वो आप समझ सकते हो बेटा कि उनकी इफिशियंसी जो दक्षता है, एंजाइम दक्षता, वो सारी बढ़ गई। बात को समझे। लेकिन आप जानते हो कि सारे जीव ऐसा नहीं कर पाए, और जिन्होंने आप समझ सकते हो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लिया, उसको अपने कहा होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस यानी समस्थापन का गुण ले लिया, यस। और आप कहते हो ना, जैसे अपन थोड़ा बहाना बनाते हैं कि जैसे सर्दी खूब पड़ती है तो अपन कहते हैं कि बेटा पढ़ा करो, तो कहे सर कैसे पढ़े, इतनी सर्दी में रजाई से बाहर ही नहीं निकला जाता। जब गर्मी खूब पड़ती है तो कहो बेटा पढ़ा करो, तो आप कहोगे हॉस्टल में सर पंखा ही है, बहुत गर्मी लगती है, पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। अब देखो, अगर मान लो हम आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री कर दें, चाहे आप हॉस्टल में रहें या अपने घर रहें, या फिर वहां से आप एसी गाड़ी में आए, एयर कंडीशनर में आए, और सारे रूम्स को भी अपन एयर कंडीशनर कर दें, यस। और मान लो गर्मी के अंदर तो एयर कंडीशनर, एसी, और सर्दी के अंदर अपन हीटर, यस, और बिल्कुल अपन 25 कर दें, तो फिर तुम कहोगे अपने कार्य निष्पादन या आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, दक्षता, कार्य निष्पादन की जो दक्षता है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो अगर अपन ऐसे कर देते, ये सब अपने किससे किया, आर्टिफिशियल साधनों से किया, कृत्रिम साधनों से। तो कृत्रिम साधनों से अपने होम्योस्टेसिस को लिया, समस्थापन को, तो ये तो कृत्रिम साधनों से। और अपना बॉडी कई सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करके इंटरनल को कांस्टेंट कर ले, ताकि एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं हो, तो आप समझ रहे हैं कि वो अपना होता है नेचुरल होम्योस्टेसिस। तो आप जानते हैं कि जो होम्योस्टेसिस है, समस्थापन है, वो आप जानते हैं बेटा कि भाई नेचुरल तो होता ही है जो कुछ कर पाए, बाकी आर्टिफिशियल से भी अपन कर सकते हैं, यस बेटा। और इस आधार पर सजीवों की 3 कैटेगरी बनी। एक जिन्होंने नियमन कर लिया, अपने अंदर का रेगुलेट कर लिया, तो रेगुलेटर, रेगुलेट कर लिया, यस, तो वो क्या हो गए, रेगुलेटर, नियामक, यस। और आप समझ सकते हैं कि जो अपने अंदर का नियामक नहीं कर पाए, कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स हैं समरूपी, यस बेटा। और कुछ आपके होते हैं पार्शियली रेगुलेटर, पार्शियली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। तो ये तीनों श्रेणियों को अपन आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपन इनका स्टडी करेंगे, यस बेटा। और बहुत ही अच्छे लेवल पे अपन इनका स्टडी करेंगे। फिर अपने दिमाग में क्वेश्चन और आएगा कि भाई सभी सजीवों ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि जीवन की उत्पत्ति के बाद इतना इवोल्यूशन में, इतना जैव विकास में टाइम मिल गया, तो सबने ऐसा क्यों नहीं किया। वो तो वही बात अपन कहीं, अभी मैंने कहा ना कि आपके हॉस्टल को भी एसी कर दें, क्लासरूम को भी एसी कर दें, गाड़ी भी आपको एसी उपलब्ध करा दें, तो अपन ऐसे कह दें भाई देखो सीएलसी के पास या किसी भी कोचिंग के पास 2 हॉस्टल हैं, एक वो कि जो सारी सुविधाएं बिल्कुल कांस्टेंट चाहता है, उसके 15,000 रुपये पर मंथ के, 20,000 रुपये पर मंथ के चार्ज हैं, और एक वो जो अपन बात करें नॉर्मल कंडीशन चाहता है, नॉर्मल वाला रूम चाहता है, उसके 7,000 पर मंथ चार्ज है। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या लेंगे, 7,000 वाला ही लेंगे, क्योंकि उसी को एक्सपेंस को वहन कर सकते हैं, यस बेटा। तो देखो कि ये जो अपने आप को रेगुलेट करना था ना, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत खर्चीला कार्य भी था, छोटे जीवों का करना मुश्किल था। तो आप समझ रहे हैं कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाया, बात को समझ रहे हैं। तो उसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखिए अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका पूरा ग्राफिकल, और बिल्कुल अच्छे लेवल पे अपन इसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट, रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, जीवों की अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया। आपने कहा था बेटा कि किसी भी आवास के जो अजैविक कारक होते हैं वो अपन बात करा कि बदलते रहते हैं। अब उस बदलते हुए पर्यावरण के प्रति कुछ जीवों ने अपना इंटरनल, अपना आंतरिक पर्यावरण नियत कांस्टेंट कर लिया, जिसको अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि समस्थापन ले लिया। बात को समझे, यस बेटा। तो उससे फिर अपन जानते हैं कि उनकी जो कार्य या उपापचय, वो आप जानते हो कि अधिक दक्ष वो हो गए। बात को समझे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कुछ ही सजीव कर पाए और फिर कुछ नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, और वहां अपन ने एक दृष्टांत पहले वाले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि जैसे किसी व्यक्ति के कार्य करने का निष्पादन या उसकी दक्षता को
बाहर का वातावरण एसी या हीटर से, इन कृत्रिम साधनों से स्थापित किया जा सकता है। यानी समस्थापन को आर्टिफिशियली कृत्रिम से भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वो तो आजकल की बात होगी बेटा, उससे अपन जीवों के रेफरेंस में नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर, कि जीवों की अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया क्या होती है। तो सजीव अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाने के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। और देखो कैसे रेस्पॉन्स शो करते हैं और किस प्रकार अपन एक ग्राफी निरूपण, एक ग्राफी चित्रण से अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा यहां अपन बात करते हैं, ध्यान सुनना। तो बेटा ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये अपन एक ग्राफी निरूपण की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर अपन बेटा देखो 2 लेवल ले लें, एक मैं आपको बता रहा हूं एक्सटर्नल लेवल यानी बेटा बाह्य स्तर, मतलब बाह्य परिवेश, बाह्य पर्यावरण। यस बेटा, एक्सटर्नल लेवल। और ये अपन बढ़ता हुआ एक्सटर्नल लेवल बात कर रहे हैं, बढ़ता हुआ बाह्य पर्यावरण। यस बेटा, और यह इस पे अपन ले लें इंटरनल लेवल। यस बेटा, आंतरिक स्तर। ये लो जी। अब ध्यान दे बेटा, देखो कि ये बाह्य, ये लो बाह्य स्तर, ये बेटा आंतरिक स्तर। यस बेटा, अब देखो बेटा कि अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाने के अनुसार जो अपन यहां सजीवों के प्रकार देंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं बेटा कि बाह्य परिवेश के बढ़ने के साथ कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो अपने आंतरिक पर्यावरण को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नियत कर लें। क्या कर लें बेटा? कांस्टेंट नियत कर लें। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि अपने बाह्य पर्यावरण के बढ़ने के साथ अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत कर लें। यस बेटा, तो ऐसे सजीवों को अपन कहते हैं रेगुलेटर। क्या कहते हैं बेटा? रेगुलेटर, नियामक, रेगुलेटर कहते हैं, नियामक। यानी यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे और फिर अपन पूरी व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन एक बार एक एक लाइन अपने यहां लिख दें कि अपन कहें बेटा कि दे कैन मेंटेन, ये मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, यानी दे कैन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, यानी ये अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत करने में सक्षम होते हैं। कौन बेटा? ये नियामक। और ये आपके होते हैं बेटा ऑल बर्ड्स, सभी पक्षी, एंड मैमल्स, और स्तनधारी, मेनली ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। यस बेटा, तो अपन कहें कि सभी पक्षी और स्तनधारी। तो ध्यान से सुना बेटा कि बाह्य स्तर, बाह्य पर्यावरण के बढ़ने के साथ साथ ये अपना आंतरिक वातावरण, अपना आंतरिक पर्यावरण, अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत कर लें। क्या कर लें बेटा? नियत। तो ये फर्स्ट आपकी कैटेगरी हो गई, और ये आपके हो गए रेगुलेटर, नियामक। दे कैन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। यस बेटा,
उसके बाद देखो अपन ने यहां पर दूसरी कैटेगरी की बात की कि कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो बाह्य स्तर बढ़ने के साथ साथ अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत नहीं कर पाए। बाह्य परिवेश बढ़ने के साथ साथ अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत नहीं कर पाए, तो वो आपके होते हैं बेटा कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स होते हैं समरूपी, समरूपण रखना। तो ये आपके हो गए बेटा क्या, सेकंड जो कैटेगरी है कन्फर्मर्स, समरूपी। तो यहां अपन एक बात लिख दें कि भाई दे कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन। यस बेटा, यानी जब बाह्य परिवेश, बाह्य वातावरण बढ़ता है तो ये अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत करने में सक्षम नहीं होते हैं। कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, तो ये समरूपी होते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, लगभग सभी पादप और 99% एनिमल्स, और लगभग सभी जंतु केवल 1% को छोड़ के। यस बेटा। फिर देखिए एक तीसरी कैटेगरी वहां पे होती है बेटा, तो वो अपन कहते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कि बाह्य स्तर बढ़ने के साथ एक रेंज तक अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत करने में सक्षम होते हैं। एक लिमिट तक अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत करने में सक्षम होते हैं। यस बेटा, तो वो आपके होते हैं तीसरी श्रेणी पार्शियली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। लेकिन बेटा आपको मैंने क्या कहा कि अप टू ए लिमिट एक्सटेंट, एक सीमित अवधि के लिए, एक सीमित परिस्थितियों में, एक सीमित रेंज के लिए ही वो नियामक की तरह है। अगर उससे आगे, बियॉन्ड दिस, उससे आगे अगर कंडीशन होगी या बाह्य वातावरण बढ़ेगा तो वो आप जानते हैं कि किसकी तरह हो जाएंगे, कन्फर्मर्स की तरह हो जाएंगे। किसकी तरह हो जाएंगे, कन्फर्मर्स। बात को समझ रहे हैं? तो वहां अपन बात बढ़ा कि देखो आपको ये 3 कैटेगरी आपको ये बताई गई है। यस बेटा, क्लियर। तो आप जानते हैं ये इंटरनल लेवल है, ये क्या है, एक्सटर्नल लेवल है। यस बेटा। अब देखिए अपन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक एक श्रेणी को, एक एक बात को बिल्कुल व्याख्या के रूप में पढ़ते हैं, है ना बेटा। ये तो मैंने ग्राफ के साथ आपको चीज बता दी। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले अपन पहली श्रेणी लेंगे और वो है रेगुलेटर। वो क्या है बेटा, रेगुलेटर। तो आप आराम से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा जी, अपन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट कैटेगरी अपन यहां लेते हैं और वो आपकी होती है बेटा क्या, रेगुलेटर, नियामक। तो नियामक क्या होते हैं, रेगुलेटर्स क्या होते हैं? तो एक लाइन में तो मैंने आपको इतना सा बताया कि भाई ये एक्सटर्नल लेवल बढ़ने के साथ, अपना बाह्य स्तर, बाह्य पर्यावरण बढ़ने के साथ, ये अपने इंटरनल को, अपने शरीर के अंदर को, इंटरनल को अगर कांस्टेंट कर लें तो ये आपके क्या होते हैं, रेगुलेटर, नियामक। अब बेटा अपन पढ़ते हैं रेगुलेटर के बारे में विस्तृत, यानी बड़े लेवल पे अपन पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, अपन सबसे पहले कहते हैं कि ये जीव, अपन बात बेटा कि ये सजीव बाह्य वातावरण में, ये सजीव बाह्य वातावरण में परिवर्तनों के बावजूद, ये सजीव बाह्य वातावरण में परिवर्तनों के बावजूद अपने
आंतरिक वातावरण को नियत कांस्टेंट कर लेते हैं, है ना बेटा। चाहे देखो बेटा बाह्य परिवेश, बाह्य पर्यावरण कितना भी वेरी करे, और बाह्य पर्यावरण मान लो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते हुए बाह्य पर्यावरण के साथ भी ये अपने इंटरनल को कांस्टेंट कर लेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, रेगुलेटर। तो आपने कहा, बार बार मैं लाइन बोल रहा हूं कि जीव बाह्य वातावरण में परिवर्तनों के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखते हैं। और अपन कहें बेटा कि अनेक कार्यकीय और व्यवहारिक साधनों के द्वारा, अनेक कार्यकीय यानी शरीर के अंदर की कई सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, अनेक कार्यकीय व व्यवहारिक, है ना बेटा, व्यवहारिक साधनों के द्वारा ये समस्थापन, होमियोस्टेसिस, समस्थापन को स्थापित करने में सक्षम होते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है कि कई सारी फिजियोलॉजी, अनेक कार्य की क्रियाओं और व्यवहारिक साधनों के द्वारा ये अपने इंटरनल आंतरिक वातावरण को नियत बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और ये जो बाह्य पर्यावरण में कितने भी परिवर्तन हो, लेकिन अपने आंतरिक वातावरण को अगर नियत कर लें तो सजीवों की क्षमता क्या कहलाती है, होमियोस्टेसिस। क्या कहलाती है, होमियोस्टेसिस, समस्थापन। और समस्थापन को ये अनेक कार्यकीय और व्यवहारिक साधनों के द्वारा उस समस्थापन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि समस्थापन के द्वारा होमियोस्टेसिस, समस्थापन, होमियोस्टेसिस, समस्थापन के द्वारा ये सजीव अपने शरीर के आंतरिक तापमान, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक तापमान, इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान को नियत यानी कांस्टेंट नियत कर लेते हैं, अर्थात इनमें ताप नियमन की क्षमता होती है, ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन की क्षमता होती है ना बेटा। यानी इनमें ताप नियमन की क्षमता होती है, थर्मोरेगुलेशन की क्षमता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि होमियोस्टेसिस के द्वारा ये सजीव अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियत कर लेते हैं, अर्थात इनमें ताप नियमन की क्षमता होती है। अंदर का तापमान नियत हो जाएगा, चाहे परिवेश का तापमान कितना भी बढ़े, लेकिन अंदर का इनका क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। और मैं आपको बात बताऊं कि तापमान के साथ साथ, मैं आपको बात बताऊं बेटा कि तापमान के साथ साथ ये अपने शरीर के विभिन्न द्रव्यों की, इसके साथ साथ तापमान के साथ साथ ये अपने शरीर के विभिन्न द्रव्यों, यानी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है बेटा, शरीर के विभिन्न द्रव्यों की परासरणीय सांद्रता भी नियत कर लेते हैं, परासरणीय सांद्रता भी नियत कर लेते हैं, है ना बेटा। परासरणीय सांद्रता भी नियमित कर लेते हैं, अर्थात कहें कि इनमें ओस्मो रेगुलेशन की क्षमता होती है। ओस्मो रेगुलेशन की क्षमता भी
होती है। बात को समझे बेटा, किसकी क्षमता होती है? ऑस्मो रेगुलेशन की, है ना बेटा। चाहे परिवेश, जैसे जलीय जीव होते हैं, तो वो जलीय जीव जो नियामक होंगे उनके शरीर की आंतरिक द्रव्यों की परासरण सांद्रता नियत होगी, चाहे बाह्य परिवेश में कितने भी चेंज हो, इंटरनल उनका क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये आपके क्या होते हैं बेटा? रेगुलेटर। क्या होते हैं? रेगुलेटर। बात को समझ रहे हैं? ये बेटा आप समझ पा रहे हैं कि रेगुलेटर होते हैं, नियामक होते हैं। समझ रहे हो बेटा? और आप समझ सकते हैं कि नियामक ऐसा गुण कौन ले पाए? तो पृथ्वी के केवल 1% जंतु। ऐसा गुण आप समझ रहे हैं बेटा? ये आपने सारा नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिया। ऐसा गुण पृथ्वी के 1% जंतु, मैं आपको बता दूं कि केवल 1% आपके जो जंतु हैं वो रेगुलेटर हैं, नियामक हैं। और वो कौन है बेटा? मैं आपको बता देता हूं। तो देखो बेटा, कुछ ही जंतु नियामक हैं, नियामक हैं। यस बेटा। और वो कौन है? मतलब ऑल बर्ड्स, सभी पक्षी, बर्ड्स, एवीज, यस, एंड मैमल्स, और स्तनधारी। जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, ये बेटा वो क्या है? नियामक हैं। इसके अलावा फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट, कुछ निम्न अकशेरुकी, फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। यस बेटा। तो कुछ अकशेरुकी, निम्न अकशेरुकी और क्या? कशेरुकी। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो ये ओनली एंड ओनली आप समझ सकते हैं कि जो कुछ अपन बात की, अपन यहां ऐसे लिखेंगे, सॉरी, कि इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और सम लोअर, कुछ निम्न कशेरुकी, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। तो यही नियमन की क्षमता ले पाए, ये केवल नियामक होते हैं, केवल 1%, है ना बेटा? ये अपन आपको कहना चाहेंगे। और आप समझ रहे हो बेटा कि जो पृथ्वी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि विकासवादी जीव वैज्ञानिक, जो इवोल्यूशन में सहायक वैज्ञानिक होते हैं, उनका विश्वास है कि पृथ्वी पर स्तनधारियों की सफलता का कारण, स्तनधारियों की सफलता का कारण समस्थापन है, समस्थापन है, होम्योस्टेसिस है। यस बेटा, कि पृथ्वी पर स्तनधारियों की सफलता का कारण क्या है बेटा? समस्थापन है। यस बेटा, यानी ये अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियत बनाए रखते हैं। और चाहे ये झुलसते हुए मरुस्थल में हो या अंटार्कटिका पोल्स पर हो, ये खूब फलते फूलते हैं, क्योंकि बाह्य परिवेश का कोई भी तापमान हो, इनका आंतरिक तापमान क्या रहता है? नियत रहता है। बात को समझ रहे हो बेटा? इनका आंतरिक तापमान क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको पता है, मनुष्य के शरीर का आंतरिक तापमान, मनुष्य के शरीर का आंतरिक तापमान, मनुष्य के शरीर का आंतरिक तापमान बताओ कितना नियत रहता है? आंतरिक तापमान 37 डिग्री नियत रहता है। अब बेटा देखो, इधर ध्यान दो कि इतना उच्च, यानी 37 ही कैसे नियत किया मनुष्य ने? तो आप जानते हो 37 डिग्री पर अपने शरीर के अंदर की जो एंजाइमेटिक क्रियाएं हैं, जो उपापचय है, वो बिल्कुल ऑप्टिमम होता है, यानी वो बिल्कुल दक्ष रूप से होता है। इसलिए आप जानते हो कि मनुष्य के शरीर का आंतरिक तापमान कितना है? 37 डिग्री नियत रहता है। किसके कारण? होम्योस्टेसिस के कारण, समस्थापन के कारण। क्लियर बेटा? और आप जानते हो कि जो अन्य स्तनधारी या पक्षी हैं, उनका भी लगभग इतना ही,
है ना। जैसे अपन कहते हैं ना अपना जो 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट होता है, तो 99 या 102 पक्षियों का भी 102 के लगभग, यानी 1-2 डिग्री वेरी करता है। बाकी लगभग इतना ही तापमान उनका भी क्या होता है, नियत होता है, जो भी नियामक होते हैं। यस बेटा। अब समझो कि मान लो अपन बात बेटा कि मनुष्य के शरीर का आंतरिक तापमान 37 डिग्री नियत रहता है। अब जैसे बेटा अपन कहें कि गर्मियों में मान लो बाहर का तापमान बढ़ जाए, तो फिर अपने अंदर वाले को 37 को अपन कैसे नियत रखेंगे। तो आपको पता है बेटा कि गर्मियों के अंदर अपने पसीना आता है ना, स्वेट पसीना आता है। तो गर्मियों में बढ़े हुए बाह्य तापक्रम की तुलना में 37 डिग्री तापक्रम पसीने जब अपने आएगा, पसीना आएगा, तो जैसे हवा चलेगी तो इवेपोरेटिंग कूलिंग, वाष्पीकरण, ठंडक मिलती है शरीर को, तो उस कारण से नियत रहता है गर्मियों में। बात को समझ रहे हो। तो अपन कहें बेटा कि जैसे गर्मियों में पसीने के द्वारा होने वाली इवेपोरेटिंग कूलिंग, यानी वाष्पीकरण, ठंडक, जानते हो ना, पसीना आने के बाद हवा लगती है तो ठंडाई महसूस होती है अपन को। तो गर्मियों में पसीने के द्वारा होने वाली इवेपोरेटिंग कूलिंग के कारण 37 डिग्री नियत रहता है, समझ रहे हो। और सर्दियों में क्या होता है बेटा, सर्दियों में जब तापमान बहुत गिर जाता है बाहर का, तो आप जानते हो अपन ऐसे ठिठुरने लगते हैं, है ना, ठिठुरते हैं ना, शिवरिंग होती है। वो कंकाली पेशियों की एक एक्सरसाइज है, कंकाली पेशियों की एक एक्सरसाइज है। उससे अपना अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, रेज होता है, और वो अपना 37 डिग्री मेंटेन रहता है। तो गर्मियों में बाहर का बढ़ गया, तो गर्मियों के अंदर बढ़े हुए बाह्य तापक्रम की तुलना में 37 डिग्री तापक्रम कैसे नियत रहता है, पसीने के द्वारा होने वाली वाष्पीकरण, ठंडक, इवेपोरेटिव कूलिंग के कारण होता है। और सर्दियों में कपकपी, कंकाली पेशियों में खिंचाव एक एक्सरसाइज है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिससे तापक्रम वृद्धि में सहायता मिलती है, और अपना 37 डिग्री तापमान नियत रहता है। बात को समझे बेटा। तो ये आपके क्या है, रेगुलेटर। तो मैंने रेगुलेटर की सारी बात आपके सामने क्लियर कर दी। बात को समझे। पहली श्रेणी रेगुलेटर, और मैंने वहीं पे लिख दिया था, आपको इंग्लिश में भी लिख दिया था कि दे कैन मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, यानी ये अपनी आंतरिक स्थितियों को नियत बनाए रखने में सक्षम होते हैं, चाहे बाह्य परिवेश कितना ही बढ़े, इनका आंतरिक क्या होता है, नियत होता है। और जिससे ये अपन बात बेटा की खूब फलते फूलते हैं और भूमध्य रेखा से ध्रुव तक किसी भी आवास में ये पाए जा सकते हैं। कौन बेटा, रेगुलेटर। बात को समझे, क्योंकि इनका इंटरनल बाह्य परिवेश एक्सटर्नल से प्रभावित नहीं होता। बात को समझे। अब बेटा देखिए अपन सेकंड कैटेगरी यहां पर अपन पढ़ेंगे कन्फर्मर। क्या पढ़ेंगे बताओ, कन्फर्मर। समरूपी क्या होते हैं। यस बेटा, क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बेटा जो दूसरी श्रेणी है वो है कन्फर्मर्स, समरूपी, समरूपण रखना। तो मैंने आपको यहीं पे पहले एक लाइन दिखाई थी कि दे कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट, नियत, इंटरनल कंडीशन। तो बेटा अपन ऐसे कहें कि देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहें कि प्राणियों की यानी एनिमल्स की, प्राणियों की एक बहुत बड़ी संख्या अर्थात आप कहते हो लगभग 99% एनिमल तथा लगभग सभी पादप अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत, कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, है ना बेटा। यानी प्राणियों की एक बहुत बड़ी संख्या 99% एनिमल और लगभग सभी पादप, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, अपने आंतरिक पर्यावरण को नियत नहीं रख सकते हैं।
जैसे ही एक्शन लेवल बढ़ेगा तो उनका इंटरनल भी बढ़ेगा। तो क्या है बेटा? कन्फर्मर। क्या है बताओ? कन्फर्मर। ये बात अपन ने कही, अर्थात अपन बात कहें बेटा कि उनके शरीर का आंतरिक तापमान, उनके शरीर का आंतरिक तापमान, परिवेशी तापमान, जो सराउंडिंग है, चारों तरफ का पर्यावरण है, परिवेशी तापमान के अनुसार बदलता है, अनुसार बदलता है, यानी कांस्टेंट नहीं बेटा, बदलता है। तथा जलीय जीवों की आंतरिक शरीर द्रव्यों की, आंतरिक बॉडी फ्लूइड की बेटा, आंतरिक शरीर द्रव्यों की परासरणीय सांद्रता भी बाह्य परिवेश के अनुसार बदलती है, अनुसार बदलती है ना बेटा। यानी सीधी बात कहें बेटा कि इन सजीवों में जो कन्फर्मर हैं, इन सजीवों में थर्मोरेगुलेशन, ताप नियमन व ओस्मोरेगुलेशन की समता अनुपस्थित होती है, यानी ऐसा ये नहीं कर पाए। बात को समझे? यानी इनमें थर्मोरेगुलेशन की और ओस्मोरेगुलेशन की क्षमता क्या होती है? एब्सेंट होती है। किनमें? कन्फर्मर में। और ऐसे आप जानते हो कि 99% एनिमल और प्लांट हैं। और बेटा आप कह सकते हो कि ये सजीव अजैविक कारकों के प्रति अत्यधिक अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन दर्शाते हैं। बात को समझे बेटा? तो ये आपके हैं कन्फर्मर्स। क्या है बेटा? कन्फर्मर्स। बात को समझ रहे हैं आप? और अब देखो बेटा कि ये आपके कन्फर्मर्स हैं, समरूपी हैं। बात को समझे? तो ये आपने ने कहा कि समरूपी हैं, वो तो आप समझ ही गए हैं। यस बेटा। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, है ना बेटा? और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इनको थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष भर बाहर का एक कांस्टेंट सा चाहिए, क्योंकि अपने अंदर को तो कर नहीं सकते हैं। अगर बाहर वाला ज्यादा वेरी कर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बात को समझे नहीं समझे? तो थ्रू आउट ईयर इनको पूरे वर्ष भर एक सा वातावरण चाहिए। तभी तो अपने जलवायु कटिबंध बनाए थे प्लांट के, कि भूमध्य रेखा के आसपास ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर शीतोष्ण, फिर शंकुधारी, और एक लाइन के बाद पादप थे ही नहीं। अरे बोलो। और मतलब ये एक रेस्ट्रिकेट, एक संकीर्ण क्षेत्र में ही पाए जाएंगे अलग अलग, और वैसे ही अडेप्टेशन, अनुकूलन करेंगे। ये रेगुलेटर की तरह मतलब हर जगह फलते फूलते नहीं हैं। बात को समझ रहे हो? और अपन नहीं कहा था कि मैंगो के ट्री, आम के पेड़, है ना, जो अपन बात करें बेटा कि ट्रॉपिकल रीजन के हैं, वो जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के अंदर नहीं उग सकते हैं। बात को समझे? तो ये बेटा मैंने तभी वहां पर बताया था। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन उठता है कि जाति उद्भवन तो एक बहुत पहले हो गया था, यानी आप जानते हैं कि करोड़ों वर्षों का जैव विकास हुआ। तो क्या करोड़ों वर्षों के जैव विकास में इन कन्फर्मर ने नियामक होने की कोशिश नहीं की? क्योंकि नियामक होने का फायदा है, अगर अपना आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक वातावरण अगर नियत होगा तो आप जानते हैं कि कार्यों का निष्पादन या दक्षता अच्छी होगी। तो अपनी दक्षता को अच्छी करने के लिए क्या इन्होंने नियामक होने का प्रयास नहीं किया? बात को समझिए बेटा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अपन देते हैं कि भाई नियामक होने की इन्होंने कोशिश नहीं की क्या? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन, या ये समरूपी नियामक बनने के लिए विकसित क्यों नहीं हुए? यस बेटा। तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब यहां पर आती है
कि बेटा अधिकांश जीवों में प्राकृतिक चयन के द्वारा समस्थापन को नहीं अपनाया गया। अब भाई क्यों नहीं अपनाया गया? अधिकांश सजीवों में प्राकृतिक चयन के द्वारा समस्थापन को नहीं अपनाया गया। तो बेटा क्यों नहीं अपनाया गया? सीधी सी बात है भाई, इन रेगुलेटर ने समस्थापन क्यों लिया? तो देखो बेटा, सीधी लाइन अपन पढ़ें कि अनेक सजीवों के द्वारा उद्विकास, इवोल्यूशन, उद्विकास के दौरान प्राकृतिक चयन, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है बेटा, प्राकृतिक चयन द्वारा समस्थापन को नहीं अपनाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहां पर, अनेक सजीवों के लिए ताप नियमन एक बेहद मुश्किल व खर्चीला कार्य है। भाई अनेक सजीवों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थर्मो रेगुलेशन है, ताप नियमन है, वो आप जानते हो कि बेहद मुश्किल और एक खर्चीला कार्य है ना बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अनेक जीव, विशेषकर अपन बात बेटा, अनेक जीव, मैं आपको बताऊं बेटा कि अनेक जीव, विशेषकर छोटे पक्षी, जो बहुत ही छोटे पक्षी होते हैं ना, छोटे पक्षी है ना, जैसे हमिंग बर्ड और सन बर्ड है ना, सकोरा होता है, एक हमिंग बर्ड होता है ना सर। तो अनेक जीव, विशेषकर छोटे पक्षी व स्तनधारी, छोटे स्तनधारी, जैसे आपने पढ़ा होगा श्रूज, छछूंदर, श्रूज। अनेक जीव, विशेषकर जैसे बेटा अपन छोटे पक्षी और छोटे स्तनधारी श्रूज में ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन, ताप नियमन तथा परासरण नियमन ऊर्जा के हिसाब से बहुत खर्चीले हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, खर्चीले हैं, है ना बेटा। तो अपन कहें कि जो कुछ जीव हैं, विशेषकर आपने कहा कि जो मतलब हमिंग बर्ड है, छोटे पक्षी हैं, और गुंजन जैसे छोटे पक्षी हैं, और या स्तनधारी हैं, इनके लिए ताप नियमन और परासरण क्रिया विधि ऊर्जा के संदर्भ में खर्चीली है। ऊर्जा के संदर्भ में क्या बेटा? खर्चीली है। क्यों? देखो अपन एक बात कहते हैं कि बेटा देखो कि जो हीट लॉस और हीट गेन है, उष्मा की हानि, हीट लॉस, उष्मा की हानि, हीट का लॉस होना, उष्मा हानि, व हीट गेन, उष्मा को जो ग्रहण करना होता है, प्राप्ति या लाभ, है ना। तो बेटा आप ध्यान दें कि हीट लॉस व हीट गेन पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कार्य है। यानी बेटा ये सरफेस एरिया से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? सरफेस एरिया से। अब मेरी बात सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि जो छोटे सजीव होते हैं, जितना आकार छोटा होता है, हाँ बेटा, मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं कि जितना आकार छोटा होता है, यस बेटा, तो छोटे आकार के सजीवों में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की तुलना में, वॉल्यूम के कंपैरिजन में, आयतन की तुलना में अधिक होता है। आयतन की तुलना में
अधिक होता है। बात को समझ रहे हो बेटा कि जो छोटे आकार के सजीव होते हैं उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। देखो अपन ने ये कोशिका में पढ़ा था कि कोशिका जितनी छोटी होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की तुलना में ज्यादा होगा। हाँ, अगर कोशिका का आकार बढ़ाओगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे अपन ऐसे कहें कि छोटी कोशिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी का, तो बड़ी का ज्यादा होगा नॉर्मली। लेकिन अगर अपन उसके आयतन की तुलना करें तो आयतन के कंपैरिजन में छोटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पढ़ते हो ना सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सतही क्षेत्रफल अनुपात, है ना। तो अगर आयतन की तुलना करें तो छोटे आकार के सजीवों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आयतन की तुलना में क्या होता है बेटा, अधिक होता है। अब सुनो कि आयतन की तुलना में ज्यादा होता है और हीट लॉस और हीट गेन किसका काम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका काम है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखिए कि अब जैसे वो अगर मान लो कि जो छोटे पक्षी हैं, छोटे पक्षी अगर मान लो इनके बाहर अगर ठंड हो, बाहर क्या हो, ठंड हो, अगर बाहर ठंड होगी तो ये अपने शरीर से तेजी से उष्मा की हानि कर देंगे। अब तेजी से उष्मा की हानि कर देंगे तो उस उष्मा को बनाने के अंदर अत्यधिक उपापचय मतलब काफी ऊर्जा खर्च होगी उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा करना सक्षम नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। इसलिए अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा वहां कहते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे आकार के पक्षी हैं, छोटे आकार के पक्षी हैं और स्तनधारी, छोटे आकार के पक्षी और स्तनधारी, ये अपन बात बेटा कि मैं आपको बता दूं कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर बहुत कम मात्रा में बिरले ही पाए जाते हैं, है ना बेटा। तो अपन कहते हैं कि ये छोटे आकार के पक्षी व स्तनधारी, जबकि जनरली तो स्तन नियामक है भाई, जनरली तो नियामक है ना, लेकिन ये छोटे आकार के पक्षी व स्तनधारी ध्रुवीय प्रदेशों में जो पोल्स हैं वहां रेयर केस में, अति दुर्लभ रेयर केस में ही पाए जाते हैं, रेयर केस में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां बाह्य परिवेश के अंदर क्या है बेटा, ठंड है। बात को समझे, और बाह्य परिवेश में ठंड है तो ये अत्यधिक उष्मा इनके शरीर से उत्सर्जित हो जाएगी। अब इस उष्मा को पुनः उत्पन्न करने के लिए, इस उष्मा को पुनः उत्पन्न करने के लिए इनको बहुत सारी उपापचय ऊर्जा खर्च करनी होगी, बहुत सारी बेटा क्या उपापचय ऊर्जा खर्च करनी होगी। आप क्यों कहोगे? क्योंकि बाहर ठंड होने से इनके शरीर से अत्यधिक उष्मा की हानि हो जाएगी, क्लियर बेटा। अतः इसे पुनः उत्पन्न करने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होगी, उपापचय खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगी। बात को समझे बेटा। तो जो अपना जो क्वेश्चन उठा था ना माइंड के अंदर कि भाई ये समरूपी जब नियमन होना अच्छा ही था तो ये नियामक क्यों नहीं हो पाए, तो इसलिए नहीं हो पाए। बात को समझ रहे हो आप, इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ये भेद मुश्किल और खर्चीला कार्य है, हाँ ना। ट्राई सबने किया लेकिन इसलिए नहीं हो पाए। बात को समझे। जैसे मैंने आपको शुरू में प्रीवियस लेक्चर में जो दृष्टांत बताया था कि आप यहाँ कोचिंग में आओ तो आपके हॉस्टल में भी एसी कर दें, फिर आप जितनी दूरी तक हो वहीं भी एसी कर दें, जिस क्लास में तो वहीं भी एसी कर दें, तो ये अपने कृत्रिम साधन लगा दिए। लेकिन अपने एक बात कह दें कि शुरू में तो एक अपन ऐसी बात कहें कि भाई हमारे पास 2 हॉस्टल हैं, एसी हॉस्टल भी हैं और विदाउट एसी भी है, तुम चाहे जो ले लो। तो तुम सारे क्या लोगे, गर्मियों में तो एसी वाला लोगे। बात को समझे नहीं समझे। लेकिन अगली एक शर्त जोड़ दें अपन कि भाई जो एसी के बिना हॉस्टल है वो तो अपन बात बेटा की क्या है, उसका चार्ज तो 8,000 महीना है, और जो एसी वाला है उसका चार्ज 14,000 महीने का है या 15,000 महीने का है। तो कितने बच्चे कर पाएंगे? 1-2% जो बहुत रईस होते हैं। तो केवल पृथ्वी के ऊपर 1% ही हैं जिन्होंने अपने आंतरिक वातावरण को नियत किया, वो रेगुलेटर हैं। बाकी अधिकांश तो नियत नहीं कर पाए प्राकृतिक वर्ण के दौरान। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बहुत सारों के लिए ये बहुत ही बेहद मुश्किल और खर्चीला कार्य था।
बात को समझ रहे हो बेटा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर ये नियम आया। और अपन बात करें बेटा कि एक अपन यही कारण अपने कहते हैं कि यही कारण है कि ध्रुवीय प्रदेशों में, यही कारण है कि ध्रुवीय प्रदेशों में छोटे पक्षी और स्तनधारी नहीं पाए जाते हैं, है ना? तो ये मैंने सारा कारण बता दिया। और इसे आप बर्गमान का रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्गमान का रूल। यहां शरीर के आकार से मतलब है बेटा, है ना? यही कारण है, बार बार लिख रहा हूं, यही कारण है कि ध्रुवीय प्रदेशों में छोटे पक्षी व स्तनधारी नहीं पाए जाते। इसे बर्गमान का रूल भी कहते हैं, बर्गमान्स रूल। क्योंकि आकार जितना छोटा होगा, आयतन की तुलना में पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। और फिर वो अगर ठंड बाहर हुई, हीट लॉस हो गया, तो वापस मेंटेन करने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। बात को समझ रहे बेटा? तो ये आपका कारण हुआ। क्लियर है? फिर देखो बेटा, अपना ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई। और मतलब 100% ये सारी बात आपके सामने क्लियर हो गई। अब अपना देखो नेक्स्ट क्या चीज वहां पर उड़ती है। और वहां आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब आपका जो थर्ड है यहां पर, जैसे अपन ने कहा था कि भाई पार्शियली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। तो बेटा देखो, आंशिक नियामक कौन होते हैं भाई? इन सजीवों में कुछ सीमा तक ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है ना बेटा? ये जो पार्शियली रेगुलेटर है, पार्शियली रेगुलेटर, तो ध्यान दे सुने, पार्शियली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। तो इन सजीवों में एक लिमिटेड एक्सटेंट, इन सजीवों में एक रेंज, एक सीमा तक ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है। ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है। यानी है तो ये कन्फर्मरी बेटा, समरूपी है, लेकिन एक रेंज, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ये रेगुलेटर की तरह है। एक इन सजीवों में एक सीमा तक ताप नियमन की क्षमता पाई जाती है। अगर फिर आप बाह्य वातावरण बढ़ाओ तो फिर बियॉन्ड दिस कंडीशन, बियॉन्ड दिस लिमिट, उस लिमिट से आगे ये भी किसकी भांति है? कन्फर्मरी है, कॉन्फॉर्मरी है ये बेटा, है ना? तो आप समझ रहे हैं कि उस लिमिट से आगे ये भी कन्फर्मरी है। अपन कहते हैं कि कुछ जातियों में नियमन करने की क्षमता विकसित कर ली, लेकिन एक सीमित प्रास वाली पर्यावरणीय परिस्थितियों में, सीमित प्रास की पर्यावरण में, इससे आगे बियॉन्ड दिस वो समरूपण करते हैं, कन्फर्मर करते हैं। यस बेटा। अब देखो कि जब प्रतिकूल वातावरण होता है, प्रतिकूल वातावरण होता है तो जैसे आपने कहा रेगुलेटर, कन्फर्मर, ये तो श्रेणी हो ही गई। लेकिन जब प्रतिकूल वातावरण होता है तो सजीव दो डिवाइसेज और अपनाते हैं, या सजीवों पर ताप का, प्रतिकूल ताप का प्रभाव क्या होता है, तो उसके अनुसार दो डिवाइसेज आपके करते हैं। एक वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी माइग्रेट यानी प्रवास, है ना बेटा? और एक आपको बताएंगे सस्पेंड, निलंबन। सस्पेंड क्या? निलंबन। यस बेटा। तो निलंबन, तो अब देखिए आप नेक्स्ट कि क्या होता है माइग्रेशन और क्या होता है सस्पेंड। यस बेटा। तो नेक्स्ट देखिए,